बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं एजुकेशनल अकेडमी चैनल। आज का लेक्चर क्रैश कोर्स से रिलेटेड है और आज की जो वीडियो है ये बहुत कीमती है और ये एक वीडियो 20 नंबर की है। इंशाल्लाह हम वक्त ज़ाय किए बिना इस क्रैश कोर्स को लेके चलते हैं। ये आज लीगल एथिक की वीडियो है लॉ गेट के लिए। ये क्रैश कोर्स है, इसलिए हमने पूरा का पूरा जितना भी आपका बेरेक्ट था QSO का वो इस पर लिख दिया है। मगर क्योंकि ये 166 आर्टिकल हैं इसमें, तो इसलिए वो सबके सब इसके अंदर हम नहीं लिख सकते थे एक एक पॉइंट के जो हम इसके बारे में आपको खोल खोल कर बताएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं भी हाथ में बेरेक्ट लेके खड़ा हूं। आप अब सिर्फ एक काम करें, अपना रजिस्टर खोलें, जो चीज़ मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ और उसके साथ साथ में बेरेक्ट से भी आपको जो है जो कीमती पॉइंट्स हैं जिनका ताल्लुक आपके लॉ गेट के टेस्ट से है वो आप जो है लिखना शुरू कर दें। मैं मुंह से जो भी लफ्ज़ बोलूँगा आपने ये समझना है कि वो सारे के सारे लफ्ज़ इंतहा से ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक किताब है जो एक लेक्चर में हमने देनी और उसमें से एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ना। तो इसलिए वक्त ज़ाया किए बिना हम इसको लेके चलते हैं। सबसे पहले तो आपसे लॉ गेट में ये पूछेगा कि जो हमारा QSO है, कानून शहादत आर्डर, ये कब पास हुआ था? आप कहेंगे 28 अक्टूबर 1984 को पास हुआ। आपसे लॉ गेट में कहेगा कि ये क्यों आया था और ये किस लिए आया था, तो आप कहेंगे कि ये लॉ ऑफ एविडेंस से जो रिलेटेड मामलात थे ना, जो लॉ एविडेंस से रिलेटेड है, उन सब को अमेंड करने के लिए, रिवाइज करने के लिए और कंसोलिडेट यानी इकट्ठा करने के लिए ये आया था, ताकि उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाला जा सके, कि उनको कंफर्मिटी की जाए विद द इंजेक्शन ऑफ होली कुरान एंड सुन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि इसके कितने चैप्टर हैं। जो आपका कानून शहादत आर्डर, आप कहेंगे इसके 13 चैप्टर हैं। आपसे पूछेगा इसके कितने पार्ट हैं, आप कहेंगे इसके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 में चैप्टर 1 से 6 तक है, पार्ट 2 में चैप्टर 7-8 है, पार्ट 3 में चैप्टर जो है 9 से 13 तक है। तो ये, और इसके कितने आर्टिकल हैं? 166 आर्टिकल है, 166 आर्टिकल है। लॉ गेट में पूछेगा कि इसको, ये वाली जो चीजें मैंने यहां से आर्टिकल 3 से स्टार्ट किया क्योंकि 2 आर्टिकल तक जो है वो डेफिनेशंस हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन यहां पे लिखने लग जाता फिर बाकी जगह ही कोई नहीं बचती। क्योंकि आपकी हेल्प के लिए हम ये क्रैश कोर्स वीडियो आपको कराते हैं, ताकि आपके पास जब कम वक्त हो तो आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा गेन करके अपने पेपर को अच्छे नंबरों से पास कर लें। वरना हमारा इसके अलावा जो एक नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है लॉ गेट की तैयारी का, वो अलग होता है। ये क्रैश वीडियोस हैं। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा ये है कि इसको आर्टिकल 1 ये कहता है कि इसका शार्ट टाइटल क्या है। इसका शार्ट टाइटल है दी कानून शहादत 1984। आर्डर का लफ्ज नहीं है, याद रखना, कानून शहादत आर्डर नहीं है, कानून शहादत 1984 है बस। उसके अलावा आपसे ये पूछेगा कि ये जो है ये किस किस पे लागू है। आप कहेंगे कि ये एक जनरल लॉ है, ये स्पेशल और लोकल लॉ नहीं है। जनरल लॉ का मतलब ये पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों पे एप्लीकेबल है। स्पेशल लॉ किसको कहते हैं? जो खास लोगों के ऊपर लागू हो। और लोकल लॉ किसको कहते हैं? जो खास इलाकों पे लागू हो। तो QSO ना तो लोकल लॉ है, ना ये स्पेशल लॉ है, बल्कि जनरल लॉ है। ये किस पे लागू होता है? ये तमाम तरह की कोर्ट्स पर, कोर्ट मार्शल पर, ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, कुजाई जुडिशल जितनी प्रोसीडिंग होगी उनके ऊपर लागू होगा। ये जो है ये आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेरी मामलात में ये लागू नहीं होता, आर्बिट्रेरी मामलात में लागू नहीं होता। और जो हमारी फैमिली कोर्ट्स हैं वो भी पाबंद नहीं है कि इसको लागू लेके चलें। अब तीसरी बात पूछेगा ये कब आया। आप कहेंगे इट शैल केम इनटू फोर्स एट वंस, ये फौरी ही आया, फौरी नाफिज हो गया। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 2, इसमें डेफिनेशन देख रहे हैं। आप
पहली डेफिनेशन है आर्टिकल 2 1 और ए। अब ये आप खुद देख लेना, उसके अंदर मैं बार बार ये लफ्ज कहूंगा तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूं। कोर्ट के अंदर क्या क्या चीज शामिल है? कोर्ट में तमाम जजेस, मजिस्ट्रेट और तमाम वो लोग जो लीगली अथोराइज्ड हों एविडेंस लेने के लिए, वो सब शामिल है। उसके अलावा इसमें आर्बिट्रेटर शामिल नहीं है। तो जज में तमाम के तमाम जजेस, मजिस्ट्रेट और वो तमाम शख्स जो एविडेंस लेने के लिए अथोराइज हो, वो सब के सब जज कहलाते हैं, मां सिवाय आर्बिट्रेटर के। डॉक्यूमेंट किसको कहेंगे? डॉक्यूमेंट उसको कहते हैं कि कोई भी लेटर, कोई भी हिंसा, कोई भी तहरीर, कोई भी मार्क, कोई भी निशान, कोई भी सिंबल जो हम किसी भी चीज पे लिखें, चाहे वो मेटल प्लेट पे लिखें, चाहे वो कागज पे लिखें, चाहे जमीन पे, रेत पे, दरख्तों पे, किसी भी पहाड़ों पर जो भी लिखें, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। उसके अलावा है एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज शामिल है? एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक ओरल होता है और एक होता है रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो एविडेंस दो तरह के होते हैं, एक ओरल एविडेंस और एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस किसको कहते हैं? जो मुंह जुबानी हम कहते हैं, यानी जो ओरल स्टेटमेंट होती है वो ओरल एविडेंस। और जो रिटन शेप में होगी, चाहे वो पिक्चर की शक्ल में हो, चाहे वो सिंबल की शक्ल में हो, चाहे किसी भी चीज की शक्ल में हो, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाते हैं। फिर आपसे पूछेगा फैक्ट इंक्लूड। फैक्ट कितनी चीजों का होता है? फैक्ट दो होते हैं, एक फैक्ट इन इशू, एक रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू कहते हैं असल वकूए को। एक बंदा आज की डेट में कहीं पे कत्ल होता है, तो जो कत्ल होना उसका आज की डेट में रात को 1 बजे, तो ये जो है असल वकूआ है, इसको कहते हैं फैक्ट इन इशू। अब इससे मामलात जो रिलेटेड होंगे वो रेलिवेंट फैक्ट होंगे कि कत्ल क्यों हुआ, वजह क्या थी, क्या कातिल को लोगों ने भागते देखा, उसने जो पिस्टल इस्तेमाल की कहां से खरीदी थी, क्यों आया था, ये सारे रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। अब है हमारे पास कि वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर। एक फैक्ट दूसरे फैक्ट का रेलिवेंट होगा जब उससे कनेक्टेड होगा। अगर एक का ताल्लुक ही नहीं तो वो रेलिवेंट फैक्ट नहीं है, वो इररेलिवेंट फैक्ट है। मैं आपको यहां पे पढ़ा रहा हूं, अब बाहर कोई मसला हो रहा है, कोई इंसान मूंगफलियां बेच रहा है या कोई अंडे खा रहा है, तो वो सब के सब इररेलिवेंट फैक्ट होंगे। अब है हमारे पास कि फैक्ट इन इशू जो है, बल्कि आगे आ जाए कि ए फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड। एक फैक्ट जो है उसको प्रूव कब मानेंगे? उसको तब मानेंगे कि जब उसके ऊपर यकीन हो, कि बिलीव हो उसकी एग्जिस्टेंस, या प्रोबेबल हो उसकी एग्जिस्टेंस। एक फैक्ट को तब मानेंगे जब ये तो यकीन हो कि ये वजूद रखता है, या प्रोबेबल हो कि इतना मुमकिनात हो कि वो एग्जिस्टेंस रखता है। पांचवा जो है फिर हमारे पास ये है, ए फैक्ट इज सेड टू बी डिसप्रूफ। डिसप्रूफ फैक्ट किसको कहेंगे? उस फैक्ट को कहेंगे जिसके बारे में बिलीव ना हो कि ये एग्जिस्ट करता है। अब यकीन हमारा ये है, फॉर एग्जांपल अब हम यहां पे खड़े हैं, अब हमें तो नहीं पता ना कि इस वक्त इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, तो ये एक डिसप्रूफ फैक्ट है कि मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है जब तक मुझे शहादत ना मिल जाए, पक्की खबर ना मिल जाए। छठा है कि ए फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड। एक फैक्ट को हम प्रूव कब नहीं कहेंगे? जब उसको हम प्रूव भी ना कर सकें और डिसप्रूव भी ना कर सकें। सातवां है कि वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय द ऑर्डर दैट कोर्ट में प्रिज्यूम फैक्ट प्रूव्ड, कि कोर्ट जो है एक फैक्ट को तब तक प्रूफ मानेगी जब तक कि उसको डिसप्रूफ ना कर दिया जाए। एक फैक्ट को तब तक कोर्ट प्रूफ मानेगी, लॉ में कहेगा एक फैक्ट को जब तक डिसप्रूव ना किया जाए तो वो फैक्ट क्या माना जाएगा? आप कहेंगे वो प्रूफ माना जाता है। आगे है कि जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से जुड़ा हुआ हो, और पहला फैक्ट यानी उनमें से एक कोई फैक्ट कंक्लूसिव प्रूफ बन जाए, तो दूसरा भी उसका प्रूफ बन जाता है। मिसाल के तौर के ऊपर एक औरत कहती है कि मैंने इससे शादी की, मेरा निकाह हुआ, मेरे 3 बच्चे हुए। अब बच्चे बाद में आएंगे, पहले है निकाह। अगर निकाह प्रूफ हो जाता है कि हाँ निकाह है, तो ऑटोमेटिकली ये भी प्रूफ हो जाता है कि बच्चे भी इसके हैं। वो फिर अलग मामला है कि बच्चों का जो है डीएनए वगैरह वो अलग चीज है। अब है हमारे पास, अब हम शुरू करते हैं कि यहां से कि हु में टेस्टिफाई।
आपसे लॉ एक्ट में आर्टिकल 3 पूछेगा कि कौन कौन से लोग शहादत दे सकते हैं। आप कहेंगे हर शख्स शहादत दे सकता है, मां सिवाय जिसको कानून ने ना रोका हो। क्योंकि मैं एक ही दफा लफ्ज बोलूंगा, मैं बार बार रिपीट करूंगा, पूरी किताब है तो ये कई घंटों का लेक्चर बन जाएगा। इसलिए अगर आपको इसको रिपीट करके देख लेना। मैं तो सिर्फ एक ही दफा बोल सकता हूं क्योंकि मैंने क्रैश कोर्स वीडियो बनानी है। हु में टेस्टिफाई, तमाम लोग जो हैं, ऑल पर्सन जो है, इवन के चाइल्ड भी आपका एविडेंस दे सकते हैं, टेस्टिफाई कर सकता है, वो शहादत गवाही दे सकता है। उसके अलावा आपसे पूछेगा कि अगर एक शख्स जो कि जिसको कोर्ट ने परजरी में झूठे गवाही देने के अंदर उसको सजा दी हो तो वो कंपिटेंट होता है। आप कहेंगे वो कंपिटेंट नहीं है कि वो शहादत दे। हां, वो कंपिटेंट कब है कि जब वो पछताया हो, उसने तौबा ताइब हो गया हो कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर, और रिपेंटेंट हुआ हो, पछताया हो। तब कोर्ट अगर यकीन कर ले कि नहीं वाकई इसने अपने गुनाहों से तौबा कर ली, पछताया है और अब ये सच बोल रहा है, तो उसकी गवाही मानी जाएगी। लॉ एक्ट में पूछेगा आर्टिकल 3 में कौन कंपिटेंट है गवाही लेने के लिए, कौन कहेगा कि इसकी गवाही मैं लूंगा। सिर्फ कोर्ट कंपिटेंट है, बाकी कोई नहीं कह सकता कि इसकी गवाही ली जाए या ना ली जाए। उसके बाद है आर्टिकल 4 से 14। देखो मैंने यहां पे 15 लिखा है, मैं 4 से 14 आपको किताब से बताऊंगा। यह है प्रिविलेज कम्युनिकेशन। प्रिविलेज कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि ये 4 से 14 आर्टिकल में वो लोग शामिल हैं कि जिनको अदालत मजबूर नहीं कर सकती कि आप गवाही दें। ये कौन कौन से लोग हैं जिनको अदालत मजबूर नहीं कर सकती? आर्टिकल 4 में है कि जजेस और मजिस्ट्रेट, इनको अदालत मजबूर नहीं कर सकती कि आप गवाही दें। अपनी ड्यूटी से मुताल्लिक इनको मजबूर नहीं कर सकती कोर्ट। क्योंकि ये वेडिंग सीजन है इसलिए बाहर गली में शोर होता है, तो उसके लिए हम माजरत ख्वाह हैं। तो जजेस और मजिस्ट्रेट को अदालत मजबूर नहीं कर सकती, उनकी ड्यूटी से रिलेटेड। ये बड़ा कीमती है। लॉ एक्ट में आपसे कहेगा एक जज या मजिस्ट्रेट गाड़ी में सफर कर रहे थे, वहां कोई और बंदा नहीं था, जज के सामने कोई कत्ल हो जाता तो क्या अब जज गवाह होगा, उसको मजबूर करेंगे? हां, अब करेंगे। वो उस टाइम जज नहीं था। जब अपनी जज की सीट पे बैठा है तब वो जो प्रोसीडिंग करता है तो उसको हम मजबूर नहीं कर सकते। हां, उससे ऊपर वाली कोर्ट अगर इजाजत दे दे कि आप इनसे पूछें फिर कर सकते हैं। 5वां, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। मियां बीवी जो होते हैं उनकी गवाही एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो इसलिए कि वो आपस में एक लिबास हैं, तो इसलिए उनकी गवाहियां एक दूसरे के हक में ये खिलाफ इस्तेमाल नहीं की जाती। जनरल रूल है, और उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि एक दूसरे के खिलाफ गवाहियां दें। फिर लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा क्या तलाक के बाद भी ये चीज उनकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में रहती है? आप कहेंगे हां, तलाक के बाद भी उनको मजबूर नहीं किया जा सकता कि एक दूसरे के खिलाफ गवाही दें। मगर एक नुक्ता यहां पे निकलता, अगर वो प्रोसिक्यूशन एक दूसरे के खिलाफ हो, यानी शोहर ने बीवी के खिलाफ केस किया हो या बीवी ने शोहर के खिलाफ केस किया हो, फिर एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे सकते हैं। छठा है एविडेंस एज। छठा है कि अफेयर ऑफ द स्टेट, कि रियासत के मुतालिक कोई भी ऐसा राज जो अभी तक पब्लिश ना हुआ हो, लफ्ज पब्लिश ना हुआ हो, आप उसके मुतालिक गवाही नहीं उसको मजबूर कर सकते कि आप इसको डिस्क्लोज करें। तो लॉ एक्ट में पूछेगा फिर कैसे हम पूछ सकते हैं? तो आप कहेंगे कि उसका जो हेड है, ऊपर वाला जो हाईएस्ट ऑफिसर है, वो अगर इजाजत दे दे तब हम कह सकते हैं। 7वां है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन। कोई भी पब्लिक ऑफिसर को हम उसकी ड्यूटी से रिलेटेड जो भी मामलात हैं, अगर उसको ये लगे कि मैं इसको डिस्क्लोज करता हूं, खोलता हूं, तो इससे अवाम का नुकसान होगा और रियासत का नुकसान होगा, हम उसको मजबूर नहीं कर सकते। वही वाला कि इसके अंदर भी फिर हम क्या करेंगे कि उसके सुपीरियर ऑफिसर इजाजत दे दे। आर्टिकल 6 और 7 में एक बड़ी कीमती बात है कि क्या इसमें इंडस्ट्रीज या कमर्शियल एक्टिविटी शामिल है? हाँ, आर्टिकल 6 में भी, आर्टिकल 7 में भी जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, कंपनीज वगैरह के राज, वो भी इसी की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं कि उनसे भी हम जबरदस्ती नहीं पूछ सकते। 8वां है कि किसी भी ऑफेंस के मुतालिक, जुर्म के मुतालिक किसी मजिस्ट्रेट को, पुलिस ऑफिसर को, रेवेन्यू ऑफिसर, तीनों इसमें शामिल है, पुलिस ऑफिसर,
रेवेन्यू ऑफिसर और मजिस्ट्रेट वगैरह, इनको हम मजबूर नहीं कर सकते। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जब भी इनका नाम आए तो आपने जहन में रखना है, जब ये ड्यूटी पर हों, एज एन ऑफिसर बैठे हों तब। पर्सनल जिंदगी में इनका कोई मामला होता है तो हम इसको इनसे पूछेंगे। 9वां है कि वकील मोक्कल के खिलाफ नहीं कुछ कह सकता, यानी कि वकील जो है वो अपने क्लाइंट के खिलाफ जो है हम उससे राज नहीं उगलवा सकते, कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर ये आता है। और इसके अंदर जो है आर्टिकल 10 जो है उसमें है कि वकील के जो मुंशी वगैरह हैं उनको भी जो है, क्लर्क है, सर्वेंट्स है, उसके सब ऑर्डिनेट है, इंटरप्रीटर्स है, उन पे भी ये रूल अप्लाई होता है। 11 है प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलेंटरिंग एविडेंस, रजाकाराना तौर के ऊपर शहादत से हक जायल नहीं किया जा सकता, कि ये नहीं कह सकता बंदा कि अच्छा चलो मैं ये दे रहा हूं राज, ठीक है, रजाकाराना तौर के ऊपर दे रहा, तो मगर उसकी प्रिविलेज कम्युनिकेशन खत्म नहीं हो रही। ये बड़ी कीमती बात है। इसके मुताबिक अगर आपने डिटेल लेक्चर देखने, हमारे यूट्यूब के ऊपर जो है इसके डिटेल लेक्चर भी मौजूद हैं लॉ गेट से रिलेटेड, जो हमने एक एक सेक्शन पढ़ाई हुई है वो भी है। ये है क्रैश वीडियो, ताकि आपके पास वक्त कम है तो हम एक वीडियो में पूरी किताब पढ़ा रहे हैं। 12 है कि कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर, वहां पर था 9 में यह था कि वकील क्लाइंट के खिलाफ नहीं मजबूर किया जा सकता, और 12 बिल्कुल अलग है कि आप वकील के खिलाफ क्लाइंट को मजबूर नहीं कर सकते, कि क्लाइंट से नहीं कह सकते कि वकील के खिलाफ कोई बात बताए जो उसने आपको राज की बताई। 13वां है प्रोडक्शन ऑफ टाइटल, यानी कोई दस्तावेज रखने वाला जो पार्टी ना हो, बड़ा कीमती, वो शख्स जो पार्टी ना हो और उसके पास कोई दस्तावेज हो, जैसे कि प्लेज वगैरह हुई है, जदाद मॉर्गेज वगैरह हुई है, तो इस मामले के अंदर अब उसको मजबूर नहीं करेंगे कि आप इसके खिलाफ गवाही दें। यानी मेरे पास किसी के दस्तावेज जो है, मैंने गिरवी रखी उसने अपनी जमीन, तो उसके दस्तावेज मेरे पास रखे और मैं केस की पार्टी नहीं हूं, तो मुझे मजबूर नहीं किया जा सकता कि आप उसकी जो ये दस्तावेज है हमें ला के दें। 14 है हमारे पास कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि जो रिकॉर्ड कीपर होता है ना, आर्टिकल 14 में कहा जो रिकॉर्ड कीपर होते हैं उनको भी आप मजबूर नहीं कर सकते। किसी के पास किसी मामले का, किसी जमीनों के, जदादों के, किसी भी चीज के जो रिकॉर्ड रखे होते हैं, जो रिकॉर्ड कीपर होता है, वो भी प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है, आप उसको मजबूर नहीं कर सकते। अब है हमारा कि 15, ये है कि इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, क्रिमिनेटिंग जो क्वेश्चन होते हैं कि जिसको मुजरिम बना दें। आपसे लॉ गेट में कहेगा कि वो सवाल कि जो अगर गवाह उसको बताए तो वो खुद जुर्म में फंस जाए, तो क्या हम अब उसको छोड़ देंगे? आप कहेंगे नहीं। मिसाल के तौर के ऊपर कि एक डाकू जो है घर में 2 बजे चोरी करने गया, उसने वहां पर कत्ल होते देखा। अब वो कत्ल का अकेला गवाह है, याद रखना इसमें अकेला होना जरूरी है कि और कोई गवाह ना मिलता हो। अब कोई और गवाह मिल रहा है फिर हम उसकी क्यों पूछेंगे भाई, कोई और गवाह ना हो, वो अकेला डाकू ही, चोर ही जो है वो उसका गवाह हो। तो अब चोर साहब को जिस टाइम अदालत में बुलाया जाए तो वो ये कहेगा, भाई जब मैं ये कहूंगा कि हाँ मैंने कत्ल होते देखा, तो लोग कहेंगे तुम वहां क्या कर रहे थे रात 2 बजे, तो मुझे कहना पड़ेगा ना कि मैं तो चोरी करने गया था। तो इसलिए वो फंसता है। तो इसलिए वो चोर सबसे पहले अदालत से प्रोटेक्शन मांगेगा कि जज साहब मैं तब गवाही दूंगा कि मुझे जो मैं ये बात कह रहा हूं मुझे इसमें फंसाया नहीं जाएगा, मेरे इस बयान में मुझे चोरी के केस में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। तो जज साहब कहेंगे हाँ। अब इसमें बड़े कीमती नुक्ते हैं। पहला कि वो जो खुद चोर है, जो खुद एविडेंस दे रहा है, वो खुद जज साहब से प्रोटेक्शन मांगेगा, उसका वकील नहीं मांग सकता। नंबर 2, ये जो उसको प्रोटेक्शन मिल गई, अब उसने चोरी भी कर ली वहां से, तो अब क्या उस चोर को छोड़ देंगे? पता भी अदालत को चल गया है कि हाँ इसने चोरी की है, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, तो क्या अब उसकी गवाही की बुनियाद के ऊपर चोर को उसकी सारी जायदाद लेके चले जाने दे? नहीं। ये बड़ा कीमती समझने वाला है कि उसके अपने एविडेंस को उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हाँ, और शहादतें ली जाएंगी, कोई और सबूत लिए जाएंगे, भाई बताओ कि इसने चोरी की थी, वहां फिंगरप्रिंट पाए जाएंगे, वहां कोई और किसी ने इसको आते जाते देखा होगा, तो उनकी गवाहियों पर उसको पकड़ा जाएगा और उसकी अपने बयान को जो है वो माफ कर दिया जाएगा। तो ये है। आगे है एकॉम्प्लिस 16,
एकम्प्लिस किसको कहते हैं? शरीके जुर्म। इसमें बड़े कीमती नुक्ते हैं कि 5 बंदे किसी जगह पर गए और उन्होंने वहां पे कत्ल किया। जो चौथे नंबर वाला था ना, उसने कत्ल में जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं की, वो सिर्फ साथ खड़ा हुआ था, शरीके जुर्म था, मेन रोल नहीं होना चाहिए। अब उस कत्ल का कोई और गवाह नहीं है, तो अब और जुर्म बड़ी संगीन नोयत का होना जरूरी, छोटा मोटा जुर्म नहीं, बड़ा संगीन जुर्म होना चाहिए और कोई और इंडिपेंडेंट गवाह ना हो, तब ये शरीके जुर्म को सरकारी गवाह बना लिया जाता है। इसको एकम्प्लिस कहते हैं कि वो ये कहे कि जज साहब मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूं, आप मुझे जो है वो माफ कर दें। तो अब जब वो ये बयान देगा मगर उसका मेन रोल ना हो, अगर वो कत्ल करने में शामिल था, तो अब वो एकम्प्लिस नहीं बन सकता, अब इसकी गवाही कंपिटेंट होती है। मगर आर्टिकल 129 उसकी क्लास बी ये कहती है कि भाई ये जो एकम्प्लिस है, जो शरीके जुर्म है, ये कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। इस शख्स ने जब चोरी की, हम इसकी बात को कैसे यकीन माने? तो देखो दोनों आर्टिकल एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं। तो लॉ एक्ट में आपसे पूछ सकता है, आर्टिकल 16 तो ये कहता है कि एकम्प्लिस जो होता है, जो शरीके जुर्म होता है, हम उसकी गवाही मानेंगे, जबकि आर्टिकल 129 बी ये कहता है कि हम उसकी बात पे यकीन नहीं करेंगे। तो अब ये बताएं कि इनको दोनों को आपस में किस तरीके से मैच कर सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो है वो मैचिंग इस तरीके से आएगी कि आर्टिकल 16 ये कहता है कि आप उसकी गवाही को मान लें, मगर आर्टिकल 129 बी ये कहेगा कि उसके लिए कोई और कॉरोबोरेटरी एविडेंस भी तलाश कर लें। यानी खाली उसकी गवाही के ऊपर आप यकीन ना करें, बल्कि और भी कोई एविडेंस देख लें कि वो क्या वो बात सच्ची कर रहा है या वो झूठी कर रहा है। तो आर्टिकल 16 ने क्या कहा कानून शहादत आर्डर में? एकम्प्लिस यानी कि शरीके जुर्म, उसका मेन रोल ना होना चाहिए। नंबर 2, इंडिपेंडेंट कोई और गवाह ना मिले, तब मजबूरी हो और बहुत बड़ा केस हो, तब उसकी बात मान सकते हैं, तब हम उसकी बात के ऊपर सजा दे सकते हैं। अब है हमारे पास आर्टिकल 17, कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस। कितने गवाह शामिल होते हैं? अब आप इसके अंदर बस ये देख लें, हदूद जो केस होते हैं ना, हदूद केसेस, ठीक, उनमें सिर्फ जिना को छोड़कर बाकी तमाम हदूद केसेस में, देखो जिना को छोड़कर तमाम हदूद के केस हैं, शराब है, उसमें सरका है, चोरी वगैरह ये चीजें, तो ये आपने एलएलबी में पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मैं आपकी पूरी डिटेल बताऊं। तो हदूद केसेस में गवाह सिर्फ ये होंगे, नंबर 1 वो मर्द होना जरूरी है, नंबर 2 वो बालिग होना जरूरी है, नंबर 3 वो अक्लमंद होना जरूरी है, और नंबर 4 वो तज़कियतुश शहूद पर पूरा उतरता हो, मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो और तज़कियतुश शहूद पर पूरा उतरता हो। तज़कियतुश शहूद का मतलब क्या होता है कि उसने खुलकर कभी कोई एलानिया गुनाह ना किया हो, कि बड़े गुनाह कबीरा में मुब्तला ना हो। तो ये हदूद के केसों में 2 मर्दों की गवाही मानी जाएगी, औरतों की गवाही हदूद केस में कभी भी नहीं आ सकती। तो लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि मर्दों की गवाही के अलावा औरतों की गवाही हदूद केस में आएगी, आप कहेंगे नहीं। अब जिना के केस में सारी शहादतें, सारी क्वालिफिकेशन यही होनी चाहिए, वो मर्द हों, आकिल हों, बालिग हों, तज़कियतुश शहूद पे पूरा उतरे, क्वालिफिकेशन यही है, मगर सिर्फ तादाद बदल जाएगी। जिना के केस में 4 मर्दों की गवाही मानी जाएगी जो हदूद में हैं, और बाकी तमाम हदूद केसों में 2 आदमियों की गवाही मानी जाएगी, मगर वो मर्द हों और मुसलमान हों। इसके अलावा बाकी जितने भी केस होते हैं उनमें जो फिनेंशियल मैटर होते हैं, फिनेंशियल लिख पढ़ के, और ये जिसमें माली मामलात होते हैं, इनमें 2 मर्दों की गवाही मानी जा सकती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा लॉ एक्ट में फिनेंशियल मैटर के अंदर क्या 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही मानी जा सकती है, आप कहेंगे हाँ, कुरान पाक में यही कहा कि 1 मर्द और 2 औरतों की गवाही फिनेंशियल मैटर में मान सकते हैं आप। तो लॉ एक्ट में पूछेगा 2 औरतें क्यों कहा गया, तो कुरान ने खुद उसका जवाब दे दिया कि अगर एक भूल ले तो दूसरी उसको याद दिला दे, क्योंकि औरत की जो भूलने की जो है वो मेमोरी, उसकी वो मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो देखें 17 बड़ा कीमती है।
तमाम हदूद केसेस में मर्दों की गवाही, मर्द हों, आकिल हों, बालिग हों, मुसलमान हों और तज़कियतुश शहूद पे पूरा उतरें, यानी उन्होंने कभी बड़े गुनाह एलानिया ना किए हों। वो जिना को छोड़कर सब में 2 मर्दों की गवाही होगी, जिना में 4 मर्दों की गवाही होगी, बाकी क्वालिफिकेशन उनकी एक ही जैसी हो, यानी वो मुसलमान, आकिल, बालिग ये सब के सब हों। फिनेंशियल मैटर के अंदर 2 मर्दों की गवाही, अगर 2 मर्द नहीं मिलते तो 1 मर्द 2 औरतों की गवाही। स्पेशल केसेस में लागैट में पूछेगा, स्पेशल केसेस उसमें एक खाली औरत की भी गवाही चल सकती है। लेडी डॉक्टर ऑपरेशन कर रही है, उसके हाथ से कोई ऐसा कोई औरत मर जाती है या उसको देखती है कि बच्चा मरा हुआ पाया गया, तो उसकी एक की गवाही काफी है। ठीक है, तो एक की भी गवाही काफी होती है। क्या बच्चे की गवाही काफी होगी? हाँ, काफी होगी। क्या लुनेटिक की गवाही काफी होगी? जो मजनून हो, इसको दौरे पड़ते हों, जब उसको दौरे पड़ रहे हों और उस दौरान कोई वाकया पेश आया हो, तब तो गवाही पेश उसकी नहीं मानी जाएगी। हाँ, उस दौरान वो नॉर्मल था, जब वकूआ पेश हुआ, तब बाद में उसको दौरा पड़ा तो हम उससे पूछ सकते हैं, भाई जिस टाइम वकूआ हुआ था, ये वाकया गुजरा था, तो आपको उस टाइम दौरा नहीं पड़ रहा था पागलपन का, तो आपको याद है और अदालत उसको क्रॉस एग्जामिनेशन उसका हो, अदालत को यकीन आ जाए तो उसकी गवाही माननी जाएगी। आगे है 18 से 28 तक, 18 से 69 तक। देखो 18 से 69 तक जितने भी जा रहे हैं ना, ये है रेलिवेंसी ऑफ विटनेस, ये है रेलिवेंसी ऑफ विटनेस। अब हम इसमें देखते हैं। अब देखो इसमें मैंने बड़ी कीमती आपको बात बताई, लॉ गैट में आर्टिकल 18 से 69 तक आंखें बंद कर लेना कि अगर जो मैं अभी अब आपको बता रहा हूं ना, ये वाली करैक्टर आते हों, ये शराइत पूरी होती हो, तो आप कहना रेलिवेंट फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, रेलिवेंट फैक्ट, ये रट लेना। ठीक है, देखो आपका कितना आसान काम हो गया कि आर्टिकल 18 से 69 तक जो है, इसके अंदर आपने क्या करना है, आंखें बंद करके बस ये कह देना कि अगर ये शराइत जो मैं बताऊंगा ये पूरी होती हो, तो आपने कहना रेलिवेंट फैक्ट, अगर नहीं पूरी होती तो फिर इररेलिवेंट फैक्ट, बस ये चीज है। तो अब हम देख रहे हैं 18 कि एविडेंस रेलिवेंट फैक्ट इन इशू। वो कहता है कि एविडेंस, हम किस चीज का एविडेंस मानेंगे। देखो 2 चीजों के एविडेंस लिए जाएंगे, 2 चीजों के एविडेंस माने जाएंगे, एक तो फैक्ट इन इशू यानी असल वकूआ, और दूसरा रेलिवेंट फैक्ट, उस असल वकूए से जुड़े हुए वाकयात। असल वकूआ के कत्ल हुआ रात 1 बजे 1 जनवरी 2001 को, यह असल वकूआ। अब इससे जो जुड़े हुए वाकयात हैं कि उसने खंजर कहां से खरीदा था, दुश्मनी क्या थी, कहां से चलकर आया, यहां तक कैसे पहुंचा, ये रेलिवेंट फैक्ट। तो आपसे लॉ गैट में पूछेगा जो एविडेंस होती, जो रेलिवेंसी होती है एविडेंस की, वो किस चीज के ऊपर होती है। आप कहेंगे तो रेलिवेंट फैक्ट पे, यानी असल वकूए से जुड़े हुए वाकयात, या फैक्ट इन इशू पे जो असल वकूआ है। तो लॉ गैट में कहेगा इररेलिवेंट फैक्ट जो होते हैं, जिनका ताल्लुक ही कोई नहीं, कि कत्ल हो रहा था बाहर, कोई कहीं पे कोई जो है फंक्शन हो रहा था, तो इसका तो कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इररेलिवेंट फैक्ट है, इसकी गवाही नहीं ली जाएगी। अब है हमारे पास रेस गेस्टे, 19 आर्टिकल है रेस गेस्टे। इसके अंदर यह कहा गया कि जो असल वाक्य के साथ जो बाकी वाकयात जुड़े होते हैं, चाहे वो इस वक्त से ताल्लुक रखें या पीछे के किसी वक्त से ताल्लुक रखें या आने वाले वक्त से ताल्लुक रखें, ये सब के सब रेस गेस्टे होते हैं। अब देखें, मैं इसको मिसाल से समझाता हूं। 1 जनवरी 2001 को रात 1 बजे एक शख्स को किसी ने खंजर से मार दिया, ए ने बी को मार दिया मुल्तान में। अब ये तो असल वकूआ है, फैक्ट इन इशू। अब रेस गेस्टे क्या है कि उसने वो हथियार कहां से खरीदा, उसने खरीदा था भावलपुर से। उसकी दुश्मनी कहां से शुरू हुई थी, उसकी दुश्मनी शुरू हुई थी लाहौर से, कि उसने उसकी बहन को जो है बदतमीजी उससे की थी। फिर ये यहां तक किस सवारी में पहुंचा, अपने दोस्त की कार लेकर पहुंचा। तो ये सब जो वाकयात हैं पहले के, फिर उसके बाद कत्ल करने के बाद ये भागा कराची चला गया। अब ये जो वाकयात कराची लेकर जा रहे हैं, भावलपुर से उसने वो किया, लाहौर से दुश्मनी शुरू हुई थी, ये सारे के सारे रेस गेस्ट हैं कि ये जो असल हादसे से मुंसलिक होते हैं।
आगे हमारे पास फैक्ट्स ऑफ ओकेजन हैपेंड। हमारे पास है कि फैक्ट जो ओकेजन हैपेंड है, यानी जो वाक्य हुआ वो जो हुआ है उसके मुतालिक क्या वो रेलिवेंसी है फैक्ट की? हाँ, वो रेलिवेंसी है फैक्ट की। तो देखो हम जो 18 से आगे 69 तक पढ़ेंगे, मैं मुंह से ना भी कहूं तो आपने ये समझना कि रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट। तो 20वां क्या है? फैक्ट्स ऑफ ओकेजन हैपेंड आर रेलिवेंट। ये रेलिवेंट है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपने घर में दाखिल होता है, वो जैसे घर का दरवाजा खुला हुआ पाता, अंदर से बंद नहीं है, वैसे दरवाजा बंद है, हाथ लगाता खुल जाता है। वो कहता ये क्या है? मेरे घर में दरवाजा हमेशा बंद रहता है। अंदर जाके देखता सामान बिखरा हुआ है। अब उसके दिल में खटका पैदा हो रहा, कुछ हो रहा। जैसे ही आगे गया वहां पर स्ट्रगल के निशान हैं, तोड़ फोड़ के निशान है। आगे जाके देखता कोई वकूआ पेश हुआ होता है। तो ये जो ओकेजन हुए हैं, ये जो कमरे में तोड़ फोड़, ये कमरे का दरवाजा खुला होना, ये स्ट्रगल के तमाम मामलात ये रेलिवेंट होते हैं, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हम ये पढ़ रहे हैं कि 18 से 69 तक हम ये पढ़ रहे हैं कि ये जो वाक्य सारे इनमें गुजर रहे हैं आर्टिकल में, क्या हम इनको नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं, हम इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इनको हमें मानना पड़ेगा, इनको 7 केस में लेके चलना पड़ेगा। हम 18 से 69 तक ये पढ़ रहे हैं। अब है 21, मोटिव, प्रिपरेशन एंड प्रीवियस या सब्सिक्वेंट कंडक्ट। तो ये सब के सब जो है रेलिवेंट है कि मोटिव, उसने तैयारी कहां से की थी, प्रिपरेशन, उसने कहां से वो चीजें लेना शुरू की। मिसाल के तौर के ऊपर एक शख्स ने, ए ने बी को कत्ल किया और सी ने देख लिया कि ये कत्ल हो रहा है, ठीक है। अब ए ने बी को कत्ल कर दिया। अब सी जो है उसने ये ए को धमकी दी कि अगर तुम मुझे हर महीने इतने पैसे नहीं दोगे, मैं तुम्हें तुम्हारा राज ये बता दूंगा। अब ये हमेशा उससे पैसे ले रहा है। अब एक दिन सी को गुस्सा आया कि इसको जान से ही मार दूं, इसको भी मार दूं। उसने इसको मार दिया। अब ये सारे के सारे वाकयात एक दूसरे से जुड़ गए हैं कि ए ने पहले बी को कत्ल किया, उसको सी ने देखा, सी ने ब्लैकमेल ए को किया, फिर ए ने उसको पैसे देता रहा, तंग आकर उसको मार दिया। ये सारे के सारे वाकयात इसमें हैं। अब है हमारे पास 22, आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड जो हमारे पास है ये क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन परेड में ये कीमती नुक्ते हैं आपके। सबसे पहले तो ये कि आपने इसमें ये देखना है कि जो गवाह है उसने असल मुलजिम को पहले कभी ना देखा हो। देखो, एक शख्स अचानक कमरे में अचानक दाखिल हुआ तो उसने देखा एक अजनबी शख्स दूसरे को खंजर से मार रहा है। उसने अपनी आंखों से देख लिया और वो शख्स भाग गया इस हथियार को लेकर। अब जो गवाह है, शर्त यह है आइडेंटिफिकेशन परेड के अंदर कि वो उसने पहली मर्तबा देखा हो, जाना पहचाना ना हो। तब अब क्या करेंगे कि इस शख्स को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के अंदर जेल में लेके जाएंगे, वहां पर इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड होगी। अब ये क्या करेगा कि उसी हुलिये का, ये कहेगा कि जिस टाइम मैंने उसको देखा था उसने पगड़ी बांधी हुई थी, उसका दरमियाना कद था, उसकी दाढ़ी थी, उसने ऊपर जैकेट पहनी हुई थी। अब इस हुलिये के कम से कम 10 बंदे, इस हुलिये के कम से कम 10 बंदे उसके सामने खड़े कर दिए जाएंगे। क्यों 10? क्यों? अगर एक खड़ा कर दिया जाए, क्या पता अपनी दुश्मनी उससे निकाल रहा हो कि हाँ जी यही वाला बंदा है जो मैंने तो देखा था। तो वो 10 डम्मीज शुरू कर देंगे, 10 उस तरह के बहरूपिये बना के रख देंगे। अब ये बताएं कि इनमें से कौन सा है। अब वो बताएगा कि ये फलां वाला है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन पीरियड आपसे लागेट में पूछेगा कि ये कितना जल्द होना जरूरी है। आप कहेंगे जितना जल्द हो इतना जरूरी है। अगर इसको लेट हो जाएंगे तो उसकी एविडेंट्री वैल्यू खत्म हो जाएगी। लागेट में पूछेगा आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो होती है, क्या ये वीक एविडेंस है या स्ट्रॉन्ग? आप कहेंगे वीक एविडेंस है। अब है हमारे पास 23, थिंग्स सेड आर डन बाय कॉन्स्पिरेसी और रेफरेंस। यानी इसमें यह कहा 23 में कि थिंग्स इन कॉन्स्पिरेसी, कि जो हमारे पास कॉन्स्पिरेसी के अंदर जो हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कोई जुर्म करते हैं। अमेरिका से किसी बंदे ने पैसे भेजे पाकिस्तान के अंदर हथियार खरीदे गए, वो हथियार जो है वो यूरोप भेजे गए, वहां पे किसी का कत्ल किया गया। ये तमाम के तमाम देखो कॉन्स्पेरेंसी है, तो ये चीज हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये रेलिवेंट है। हम इनको देखना पड़ेगा पैसे कहां से आए,
हथियार कहां से खरीदे, किसने खरीदे, किसको दिए, क्यों मारा, वो सारे के सारे इसमें। 14 है फैक्ट नॉट रेलिवेंट, ठीक है, यानी इसमें जो 24(2) है ना वो बड़ा कीमती है, उसको है प्ली ऑफ एलिबाई। यानी इसमें ये फैक्ट 24(1) में ये कहा गया कि जो फैक्ट जो है, जो अदरवाइज फैक्ट व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट बिकम रेलिवेंट, उसने कहा कुछ वाक्य ऐसे हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं असल वकूए से, मगर कई कई मरतबा ऐसा होता है कि वो वकूए से जुड़ जाते हैं। मसलन उसको हम देखते हैं 24(2) में, इसको कहते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। एक शख्स को पे इल्जाम यह है कि उसने 1 जनवरी 2001 को रात 1 बजे एक शख्स को मुल्तान में कत्ल किया। जब वो शख्स अरेस्ट हुआ, उसने कहा सर जो ये डेट बता रहा है इस डेट को तो पेशावर में था। तो देखो उसका पेशावर होना इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं बनता, मगर यहां पेशावर होने ने उसको बचा लिया। इसको कहते प्ली ऑफ एलिबे, किसी शख्स का किसी दूसरी जगह पे होना। तो अब देखो ये पेशावर वो अपना माल लेने गया था, उसका माल का इससे कोई ताल्लुक नहीं था, मगर इस माल खरीदने ने उसको बचा लिया कि जिस टाइम वो वहां पे देखेंगे वाकई उसने वहां पे था, तो एक शख्स एक ही जगह पर दो जगह के ऊपर कैसे हो सकता है। वही शख्स मुल्तान में भी इतने फासले पे पेशावर में, तो इसको प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। 25 फैक्ट इन डैमेजेस सूट, वो कहते हैं जो डैमेजेस के सूट्स है ना उनके अंदर भी हम ये देखेंगे कि वो तमाम चीजें जो अदालत को ये देखने में मदद दें कि मैं कितना जुर्माना लगाऊं, वो सबके सब रेलिवेंट है। एक शख्स का नुकसान तो हुआ, मिसाल के तौर के ऊपर एक शख्स का 5 लाख का किसी ने नुकसान कर दिया, गरीब आदमी था। अब अदालत ये नहीं देखेगी कि 5 लाख है, ये भी देखेगी उसका उसके ब्रेन पे क्या असर पड़ा, उससे उसके बच्चों पे क्या असर पड़ा, उसके घर पे क्या असर पड़ा, और ये उसने क्यों किया। ये तमाम चीजें जो हैं कि फैक्ट्स इन डैमेजेस सूट, डैमेजेस यानी कि हर्जाने के जो दावे होते हैं उनके अंदर हर्जाना लगाने से पहले अदालत ये देखती है कि मैं कितना लगाऊं। वो तमाम वाकयात जो मुंसलिक हैं उन सबको देखती है, वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट है। 26 है फैक्ट्स रेलिवेंट ऑफ कस्टम, जो रस्म रिवाज होते हैं ना उनको भी हम रेलिवेंट लेते हैं कि इसका रस्म रिवाज क्या है। मिसाल के तौर के ऊपर एक जगह पे ये कहा कि ये लोग जो हैं इस बस्ती के इतने लोगों ने 15-20 लोगों ने एक बंदे को कत्ल किया जुमेरात के दिन। वो बंदे कहते हैं भाई जुमेरात को कितने बजे, वो कहते हैं रात को इशा के बाद। वो कहते हैं ये तो नामुमकिन है, क्यों, हमारा रस्म रिवाज है कि हम जुमेरात की जुमेरात मिलाद पाक करते हैं मस्जिद में, हम तो वहां पे थे, सबके सब अब जाके पता कर ले। तो देखो ये कस्टम फिर रेलिवेंट बन गए कि हाँ ये रेलिवेंट, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 27 फैक्ट्स ऑफ बॉडी स्टेट ऑफ माइंड, जैसे कि यानी स्टेट ऑफ बॉडी और फैक्ट्स ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ माइंड, ये सब के सब जो हैं ये रेलिवेंट है। ज़हनी कैफियत, नॉलेज, किसी बात की ज़हनी खबर, जिस्मानी खबर, ये रेलिवेंट। मिसाल के तौर पर ए को बी के कुत्ते ने काटा, ए को बी के कुत्ते ने काटा, ए ने जाके बी से कहा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे काटा, ठीक है। अब उसने कोई नोटिस नहीं लिया, इसी कुत्ते ने एक जो है डी को काट दिया, तो अब डी ये कहेगा कि सर मैं अकेला, मुझे नहीं काटा, आप ए से पता करें उसको भी इस कुत्ते ने काटा हुआ था, हमने इस बंदे को कहा भी है कि ये पागल कुत्ता है, इसका कोई इलाज करो, तो उसने हमारी बात नहीं मानी। तो ये सबका सबब रेलिवेंट बन जाएगा कि वो ये मुकर नहीं सकता कि नहीं सर मुझे पहली मरतबा काटा है, जानवर है काट सकता है, नहीं इसने पहले भी लोगों को काटा हुआ। तो देखिए इसलिए मैंने डॉग लिख दिया है, डॉग बाइटिंग या थेफ्ट, चोरी वगैरह कि यानी इसमें आपसे लगा के पूछेगा जो चोरी का माल किसी बंदे के पास पाया जाए हैबिचुअल, तो वो रेलिवेंट फैक्ट है। हाँ भी तुम्हारे पास कहां से आया चोरी का माल, तुमने किस तरह खरीदा, ये पूरी उसकी स्टोरी रेलिवेंट बन जाएगी, उसको बताना पड़ेगा। उसके बाद है हमारे पास 28 है कि फैक्ट्स ऑफ एक्सीडेंटल इवेंट, ये देखना पड़ेगा कि ये वाक्य जो हुआ था ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, जानबूझ के किया गया ये अनजाने के अंदर। मिसाल के तौर के ऊपर ये देखा गया कि हमारे पास कि अचानक एक शख्स उसने लाहौर में प्लाट लिया, मकान लिया, उसकी इंश्योरेंस कराई और उसमें आग लग गई।
आगे जाके बंदा मुल्तान में एक मकान लेता है, उसकी इंश्योरेंस कराता है, वहां पे भी आग लग जाती है। कराची जाता है, वहां पे भी आग लग जाती है। अब ये देखा जाएगा कि ये एक्सीडेंटल है, ये इसका काम धंधा ही ये है कि ये इंश्योरेंस करवाता है और घरों को आग लगा देता है और डबल इंश्योरेंस के पैसे ले लेता है। तो एक्सीडेंटल ये देखा जाएगा कि एक्सीडेंटल है या नहीं। आगे है 29 कोर्स ऑफ बिजनेस रेलिवेंट खतूत, कि कई मर्तबा हमारे जो डेली की रूटीन है वो भी रेलिवेंट बन जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर एक अहम डॉक्यूमेंट है और वो दफ्तर का काम यह है कि जब भी वो डॉक्यूमेंट आते हैं वो उसको एक टोकरी में डाल देते हैं। तो अब उन्होंने उस डॉक्यूमेंट को भी टोकरी में डाल दिया, तो अब वो डॉक्यूमेंट चोरी हो गया। तो वो मुलाजमीन कह सकते हैं भी हमारी तो एक पर्सनल एक रूटीन है कि हम इसको टोकरी में डालते हैं। अब खाली मेरा तो ये इल्जाम नहीं, मेरा काम था, मैंने टोकरी में लाके इसको डाला, आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, तो ये रेलिवेंट बन जाएगा। 30 से 36 और 45 तक एडमिशन है, ये बड़े कीमती। एडमिशन किसको कहते हैं, कन्फेशन किसको कहते हैं, मैं भी बता देता हूं। एडमिशन और कन्फेशन, एडमिशन कहते हैं सिविल केसेस में किसी चीज का इकबाल जुर्म कर लेना। मैं जुर्म का लफ्ज कहना नहीं चाहिए यहां पर, मगर मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। सिविल केसेस में किसी गलती को मान लेना, डॉक्यूमेंट्री हो, ओरल हो, अपने जुर्म को मान लेना, एडमिशन कहलाएगा। और यही अगर क्रिमिनल केसेस में होगा तो कन्फेशन कहलाएगा। तो यहां पे 30 से 36 और 45, यानी 30 से 36, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 45वां वाला ये एडमिशन है। मैं आपको बताया हूं एडमिशन क्या, मैंने यहां पे नहीं लिखा, मैं यहां से जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। 31 है कि एडमिशन किस चीज का है। 31 में है कि आप कोई भी खत के बारे में, लेटर के बारे के अंदर, कोई डॉक्यूमेंट के बारे में, ओरल कोई आप जो कोई चीज हो, आप उसका एडमिशन जो करेंगे, इकबाल जुर्म करेंगे, वो एडमिशन कहलाएगा। आगे है हमारे पास कि एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। आपसे लागत में कहेगा कि कोई किसी शख्स की जो पार्टी है, जो उसका कोई एजेंट वगैरह, अगर वो किसी जुर्म को मान ले तो वो एडमिशन माना जाएगा। हाँ, मेरा फॉर एग्जांपल कोई एजेंट है, वो ये कहता है कि नहीं, मैं ये कहता हूं कि आसिफ ने जो है इस बंदे के साथ धोखा किया है, क्योंकि मैं इसका एजेंट हूं, मुझे पता है कि ये लोगों से धोखा कर रहा है, तो फिर वो उसकी बात एडमिशन माननी जाएगी। 32 में है कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पार्टी। एक शख्स ऐसा है कि जिसकी पोजीशन अगर वो जिस पार्टी की तरफ चला गया उसकी बात माननी जाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने ए से कहा कि मैं मुल्तान जा रहा हूं, मैंने कर्जा लेना है 20 से 1 लाख रुपए का, वो तुम ले लेना। मैं जब चला गया, वापसी पे आया, तो मैंने उससे पूछा कि तुमने कर्जा लिया बी से, तो उसने कहा बी तो ये कहता फिर रहा है कि मैं तो खुद आसिफ ने कर्जा देना है। मैं बी पे गया, मैंने कहा भाई तुम इस तरह कहते, फिर उसने कहा भाई मैंने कहा मैं तो देके बैठा हूं, रसीद है। तो देखो अब उसकी ये बात रेलिवेंट बन गई, माननी जाएगी, नजरअंदाज नहीं की जा सकती। आगे है कि एडमिशन ऑफ पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड, बड़ा कीमती है कि अगर किसी शख्स के पास हम किसी चीज को रेफर करें हवाले के लिए कि आप देखें ये वाकया हुआ है या नहीं, तो उसकी बात माननी जाएगी। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने सुबह एक मोबाइल खरीदा और खरीद कर दुकान वाले से को दिखाया ए को कि देखो ये खुला हुआ तो नहीं है, ये सही है। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। शाम होते तो मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने एक बंदे से कहा हमसाये से, यार मैं मोबाइल बेचना चाहता हूं। उसने कहा खुला हुआ तो नहीं है। मैं कहूंगा नहीं भाई देख लो आसिफ खुला हुआ, तो मैं कहा भाई नहीं है। वो मैंने उसको दे दिया। आगे वो गया किसी एक्सपर्ट पे, तो उसने कहा तो खुला हुआ है। अब हम मामला ले जाएंगे रेफर उसके पास, जो उस पर मैं सुबह गया था उस पर रेफर करेंगे, भाई तूने मुझे सुबह कहा था ये खुला हुआ नहीं है, तब उसकी बात माननी जाएगी। उसने कह दिया हाँ मैंने कहा था खुला हुआ नहीं है, तो मैं सच्चा। अगर उसने कह दिया मैंने तो ऐसा आसिफ से कहा ही नहीं, तो मैं झूठा। तो किसी की तरफ मामला रेफर कर दें तो उसकी बात माननी जाएगी। तो ये प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाय आर देयर बिहाफ, इसमें यह कहा गया कि इन लोगों की बातें जो हैं वो माननी जाएंगी कि अगर ये मर गए तो ठीक है। यानी सिंपल वर्ड में ऐसे शख्स के जिन्होंने कोई मामला किया हो, ठीक, और अगर वो लोग ना पाए जाएं और उनका वो बयान कि अगर वो मर गए होते तो हम इसको मान लेते। इसकी बड़ी डिटेल्ड वीडियो है हमारी उस लॉग एक्ट के अंदर, तो आप वो करें क्योंकि टाइम बहुत कम है, मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाना है। तो ये वो है 35, when oral admission as to content of document are relevant।
इसमें कहा गया कि व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर रेलिवेंट, उसमें यह कहा गया कि जब तक कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज को दस्तावेज के जरिए ही प्रूफ किया जा सकता है, झुटलाया जा सकता है। मिसाल के तौर के ऊपर मुझे कोई ये शख्स कहे कि मैं ये कहूं ये मकान मेरा है, इसके बारे में मेरा सबूत ये कि रजिस्ट्री मेरे नाम पे, इंतकाल मेरे नाम पे। अब दूसरा बंदा जुबान नहीं कहने ये तो मेरा है, तो अदालत कहेगी तुम सबूत लेकर आओ, आसिफ के पास तो डॉक्यूमेंट है, तुम भी डॉक्यूमेंट ले आओ अगर तुम सच्चे हो तो यानी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट यानी तहरीर, कंटेंट तहरीर, तहरीरी मवाद को तहरीरी मवाद से ही साबित या झुटलाया जा सकता है, ओरल से नहीं झुटलाया जा सकता। तो तहरीरी मवाद जो है वो अगर उसको मान लिया जाए तो एडमिशन है। 36 जो है हमारे पास एडमिशन का, कि एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट, कि जो सिविल केसेस हैं, दीवानी जो केसेस हैं, वो एडमिशन जो है वाकयात से मुताबिक वो रेलिवेंट होते हैं। यानी इसके अंदर अगर हम ये तय कर लें दोनों पार्टियां, मैं सिंपल सा समझा रहा हूं कि इसमें दोनों पार्टियां तय कर ले ठीक है जी हम ये वाली बात मानते हैं, तो उसकी जो मानी हुई बात है ना ये रेलिवेंट बन जाएगी, एडमिशन बन जाएगी। तो ये हमने एडमिशन का यहां तक पढ़ा। अब जो 45 है वो हम आगे जाके पढ़ते हैं। 36 तक देखा था, हम 37 से 43 तक पढ़ रहे हैं, ये है कन्फेशन। 37 से 43 तक जो है कन्फेशन है। तो हम कन्फेशन देख रहे हैं, कन्फेशन किसको कहेंगे। 37 में यह कहा गया, अगर किसी शख्स को धमकी देकर, प्रॉमिस करके या इंड्यूस लुभाकर, उकसाकर, बहलाकर कोई चीज कर ली जाए तो ये कन्फेशन होगी, ये मानी नहीं जाएगी। ठीक है, यानी सिंपल वर्ड में अगर मैं किसी से ये धोखे से कहूं कि भाई तुम इस तरह करो, मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं और वाकई में पुलिस इंस्पेक्टर हूं फॉर एग्जांपल, और मैं उससे ये कहूं तुम अपना इकबाल जुर्म कर लो, मैं वादा करता हूं मैं तुम्हारी जिम्नी ऐसी लिख दूंगा कि तुम्हारी फौरी जमानत हो जाएगी। अब देखो मैंने उससे वादा किया, झूठा वादा किया, अब उसका जो कन्फेशन है वो कन्फेशन नहीं रहेगा। तो यानी सिंपल वर्ड में ये कहा, इकबाल जुर्म करने के लिए ना धोखा होना चाहिए, ना वादा होना चाहिए, ना किसी को उकसाया लुभाया नहीं जाना चाहिए, ये कहा गया। 38 बड़ा कीमती, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव। यहां पर है 38 में बिफोर पुलिस और 39 में है इन कस्टडी ऑफ पुलिस, जमीन आसमान का फर्क है। 38 में कहा गया कि पुलिस के सामने जो आप बयान देते हैं कि मैं जुर्म करता हूं, कि मैंने जुर्म किया है, इकबाल जुर्म कर लिया, वो नहीं मानना जाएगा, अदालत में उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो पुलिस के सामने आप जाकर कहते हैं कि मैंने कत्ल किया है, तो आप कोई उसकी वैल्यू नहीं, अदालत में आप जाकर मुकर जाए जी मैंने तो उसके सामने वैसे ही कहा था, मुझे मार रहे थे ये। तो 38 और 39 में क्या फर्क है। बिफोर पुलिस 38, इन कस्टडी ऑफ पुलिस 39। बिफोर पुलिस ये कि एक शख्स के खिलाफ FIR होगी, उसको पता है कि ये पुलिस वाला जो है ये मेरा जानी दुश्मन है, मैं इससे पहले ये मेरे घर पे आए, मेरे बच्चों को उठाए, बीवी को उठाए, घर वालों को तंग करे, मैं खुद जाके इसके सामने डर की वैसे इकबाल जुर्म कर लूं, तो ये है बिफोर पुलिस। 39 इन कस्टडी ऑफ पुलिस, बंदा पहले ही पुलिस की कस्टडी में है और पुलिस उसको मार रही, तशद्दुद कर रही, अब वो उसकी कस्टडी में जो कहता है कि जी मैं इकबाल जुर्म करता हूं, मैंने जुर्म किया, ये कन्फेशन नहीं होगा। तो कन्फेशन किसको कहेंगे। इकबाल जुर्म तब करना ना कोई खतरा हो, ना प्रेशर हो, ना दबाव हो, ना ब्लैकमेलिंग हो, फिर वो शख्स करता है तो वो इकबाल जुर्म होगा। 40 बड़ा कीमती है। पुलिस अब अपना तोड़ निकालती 40 में आकर, वो ये कहती है कि हम जो ये लोग कहते हैं कि जी पुलिस के सामने जो है बिफोर पुलिस या इन कस्टडी ऑफ पुलिस हम इसको ये इकबाल जुर्म कर लेता है, तो हम इसकी बात जो है अदालत में हमारी बात नहीं मानी जाएगी, ये तो बंदा बच जाएगा। तो पुलिस भी खेल खेलती है आर्टिकल 40 को लेकर। वो ये करती है कि वो कहती है इंकशाफ, डिस्क्लोजिंग। वो ये कहती है कि सर ये बंदा, मुझे कैसे पता था कि इसने पिस्टल जो है अपने जो गार्डन है उसके फलां दरख्त के नीचे छुपाई। ये 2 बंदों को मैं लेके गया, इसके साथ गवाह, ये आगे आगे चल रहा था, ये हमें लेके गया, देखो ये बंदे गवाह हैं, इसने डिस्क्लोज किया। ये जहां जहां बताता रहा हम चलते गए, इसने कहा खोदो, यहां से मैंने खोद दी, वहां पिस्टल निकल आई। फिर इसने कहा ठीक है जो खून से आलूदा जो कमीज थी वो मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये ऊपर गया, ऊपर वाले कमरे में उसने संदूक खोला, वहां से निकाली, तो हमें तो ख्वाब तो नहीं आया। तो ये डिस्क्लोजिंग है। तो पुलिस ये खेलती है। तो अगर ये वाला कर दे पुलिस, तब वो बंदा फंस जाता है।
41 कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इंप्रेशन काज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस। ये उल्ट है 37 का, याद रखना 37 और 41 एक दूसरे का उल्ट है। 37 में कहा कि अगर धोखाधड़ी, वादा, प्रॉमिस, थ्रेट वगैरह के जरिए किसी ने किसी से बाल जुर्म करवा लिया, काबिल कबूल नहीं है। 41 कहता है अगर ये चीजें रिमूव कर दी जाए, धोखा भी खत्म कर दिया जाए, थ्रेट भी खत्म कर दी जाए, कोई वादे शादे सब खत्म कर दिए जाए, तब वो बंदा खुद कहे कि ठीक है जी मैं इन चीजें ये है ही नहीं, मैं खुद मान रहा हूं कि मैंने ये किया है, तो वो काबिल कबूल जुर्म होगा। 42 कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम इररेलिवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस और सिक्रेसी। बड़ा कीमती है। इसमें कहा गया कि एक बंदे को अगर हम बहला फिसला कर उससे, देखो ये बहला फिसलाना और तरह का है कि अगर हम उससे कोई जुर्म उगलवा लें या वो नशे की हालत के अंदर बड़बड़ा के जुर्म उगलवा दे या अनजाने में मुंह से कह दे कि यार मेरी डायरी के अंदर मैंने लिखा है कि मैंने फलां बंदे को जो है वो उससे इतने बजे धोखा किया था इतने पैसों का, तो ये वो चीजें जो वो खुद ब खुद वॉलंटरी बता रहा है या बंदा कोई उससे चालबाजियों के जरिए पूछ रहा है, तो ये कन्फेशन माना जाएगा। तो लागैट में कहेगा एक बंदा नशे की हालत में ड्रंक तौर के ऊपर वो कहता है, या कोई बंदा धोखे से बहला फिसला कर उससे कहता है चलिए ये तो बताओ तुमने जो बंदे से धोखा किया था कितने लाख का किया था, वो कहा यार मैंने तो बहुत लोगों से किया है, अब मैं जाके देखता हूँ डायरी में वो कौन सा है, फिर जाके बताता मैंने डायरी में उस फलां बंदे से मैंने 1 करोड़ का धोखा किया। तो ये वाली बात बेशक उसने धोखे के जरिए हमने उससे पूछी मगर ये माननी जाएगी, क्यों कि उसकी मजबूर तो उसको नहीं किया गया ना, तो ऊपर वाले में मजबूर था, धमकी थी, प्रेशर था और उसको सब्ज बाग दिखाया गया, तुम मानो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा, वो ये वाली बात यहां पे ये चीज तो नहीं है। अच्छा 43 हम देख रहे हैं कि जो आखिरी है कन्फेशन का, उसमें यह कहा कि अगर 5 बंदों ने एक जुर्म किया, उनमें से एक बंदा इकबाल जुर्म कर लेता है कि ठीक है जी हम 5 ने कत्ल किया है, तो क्या अब एक का इकबाल जुर्म, एक का कन्फेशन, सबका कन्फेशन माना जाएगा? आप कहेंगे नहीं, बड़ा कीमती है। जिसने इकबाल जुर्म किया, जिसने कन्फेशन किया, सिर्फ उसका कन्फेशन होगा और बाकियों के लिए वो एक कॉरोबोरेटरी एविडेंस बन जाएगा, एक कॉन्फिडेंशियल एक इंफॉर्मेशन बन जाएगी कि यानी बाकियों को अब उसके इकबाल जुर्म पे फांसी नहीं चढ़ा दी जाएगी, सिर्फ उसी बंदे को सजा दी जाएगी। हाँ, बाकियों के लिए उसका जो इकबाल जुर्म है इनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा मगर इनके खिलाफ ठोस शवाहिद अलग देखे जाएंगे, अलग कॉरोबोरेटरी एविडेंस देखे जाएंगे। 44 है अक्यूज पर्सन टू बी लायबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन। 44 में यह कहा गया कि अक्यूज पर्सन जो होगा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन हमने करना है, तो यानी जो मुल्जिम है उसका क्रॉस एग्जामिनेशन का हक रखता है, हम उसको देखेंगे कि उसने क्या कन्फेशन किया है, उस पर क्रॉस होगा। ये नहीं कि उसने खाली कह दिया ठीक है जी मैंने किया तो ठीक नहीं, उस पर हम क्रॉस कर सकते हैं। आगे है हमारे पास 45 एडमिशन में स्टॉपल। देखो यहां पे आया था ना 45, ये 45, तो ये 45 यहां पे मैं बता रहा हूं एडमिशन में स्टॉपल। एडमिशन स्टॉपल होता है, मैं आपको स्टॉपल का यही बता दूंगा ताकि जो स्टॉपल वाला केस आएगा फिर उसमें हम तेजी से आगे गुजर जाएंगे। स्टॉपल कहते हैं कि मैंने एक मोबाइल है, मेरे पास एक मोबाइल है कि जो मेरी बहन का है, मैं अपने दोस्त से कहता हूं कि यार ये मोबाइल मैं बेचना चाहता हूं, ये मोबाइल मेरा 20,000 रुपए का तुम्हें बेच रहा हूं, वैसे 50,000 का। वो बंदा कहता है यार तुम किसी को ना बेचो, मैं शाम तक पैसे इकट्ठे करके लाता हूं। वो शाम को जो पैसे इकट्ठे करके लेके आता है, उसके आने से पहले मैं जो हूं एक और दोस्त से बात करता हूं, वो कहता तुम 20, मैं तुम्हें इसके 40,000 देता हूं, तो ये दूसरी पार्टी मुझे ज्यादा पैसे दे रही है। अब वो जो बंदा जिसको मैंने सुबह कहा था 20,000 रुपए का, वो आ जाता है और वो मुझे कहता है कि आज से भाई मैं 20,000 रुपए करके ले आया हूं। मैं कहता हूं भाई नहीं, मैं तो 40,000 में बेचूंगा। और दूसरी बात यह कि जिस टाइम मैंने ये मोबाइल तुमसे कहा था उस टाइम ये मेरा था ही नहीं, ये तो मेरी बहन का था, उसने अब मुझे गिफ्ट कर दिया, तो अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं तुम्हें अब उसमें 20 का नहीं बेचूंगा, मैं तो 40 का बेचूंगा। अब वो कहेगा रुको, चुप, स्टॉपर, रुक जाओ, स्टॉप हो जाओ, कि तुम मुझसे अब ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक्ट अपॉन कराया हूं। स्टॉपल किसको कहते हैं? एक बंदा किसी दूसरे को यकीन दिलाए, मैंने यकीन दिलाया कि ये मोबाइल मैं बेच रहा हूं, यकीन दिलाए, दूसरा बंदा उस पर एक्ट अपॉन करे,
जिन्हें उसने कोशिश की पैसे इकट्ठे करके लाए, इसको कहते हैं एक्ट अपॉन। अगर वो कुछ करता ही ना फिर एस्टॉपल नहीं बनता। एक्ट अपॉन उसने पैसे इकट्ठे किए, अब मैं अपनी बात से नहीं मुकर सकता। तो इसमें यहां पे क्या था, एडमिशन, एस्टॉपल बन जाता है। तो ये 45 में एडमिशन में एस्टॉपल, कि अगर मैंने उससे कह दिया कि हाँ ठीक है जी मैं तुम्हें दूंगा, तो ये स्टॉपल बन जाता है, एडमिशन स्टॉपल होता है। तो मैंने स्टॉपल की आपको मिसाल समझाई है। 46(1), 46(1 जो है ये है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन किसको कहते हैं? हम अब देख रहे हैं 46 में हम 8 लोगों को ऐसे देखेंगे कि 8 केसेस ऐसे देखेंगे कि 46(1), 46(2), 46(3), इस तरह 8 देखेंगे कि जिनकी बात जो है वो स्टेटमेंट बाय पर्सन हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस, कि ऐसे लोग जिनको हम दोबारा बुला ना सकें उनका बयान हम मान लेंगे, जैसे डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग ये सबसे कीमती है 46(1) डाइंग डिक्लेरेशन, इसलिए मैंने सिर्फ एक का ही जिक्र यहां पे किया। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि एक शख्स मरते हुए यह बयान दे कि मुझे फलां ने मारा, यह डाइंग डिक्लेरेशन है। सिर्फ अपनी, अब लॉ एक्ट में कहेगा ये कीमती नुक्ते हैं, वो अपनी मौत का बयान दे, अपनी मौत की वजह बयान करे, ये डाइंग डिक्लेरेशन है। वो ये ना कहे मरते टाइम कि मैंने फलां का इतना कर्जा देना है, ये डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है। तो डाइंग डिक्लेरेशन अपनी मौत का बयान दे, किसके सामने देना चाहिए? मजिस्ट्रेट के सामने। फिर अगर मजिस्ट्रेट नहीं है तो डॉक्टर के सामने या किसी के सामने भी वो दे सकता है डाइंग डिक्लेरेशन। क्या डाइंग डिक्लेरेशन पक्का सबूत हो सकता है और एफआईआर इस पे हो जाती है? हाँ, इस पे हो जाती है। और अगर ये बाकी शवाहिदों से, कॉरोबोरेटरी एविडेंस से प्रूफ हो जाए तो उस पर सजा भी होती है। तो 46(1 जो है डाइंग डिक्लेरेशन। अब डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर उस बंदे को परखा जाएगा कि जो ये बात बता रहा है, मैंने कहा फलां बंदे ने मेरे सामने मरते टाइम ये कहा कि हाँ मुझे फलां ने मारा है। अब मैं कोई इतना कोई दूध का धुला तो नहीं कि मैं जो कह दूं वो बात कानून बन जाए, मुझ पे क्रॉस होगा। भाई तू वहां पे क्यों खड़ा था? तुझसे ही क्यों कहा? तेरा क्या लगता था? क्या तूने जिस टाइम सुना उसने पूरे के पूरे लफ्ज कहे थे? अधूरी बात तो नहीं कही थी? क्या वो मौत की सख्ती में बड़बड़ा तो नहीं रहा था? तो ये सारी चीजें। अब है 46(2) कि डायरी में जो कोई एंट्री कर देते हैं ना, कोई बंदा डायरी में कोई एंट्री कर गया और वो मर गया तो उसकी डायरी जो है वो एविडेंस के तौर पे मानी जाएगी। 46(3 है अगेंस्ट मेकर। अगर कोई शख्स अपने ही खिलाफ कोई चीज लिख दे तो वो शख्स अगर ना पाया जाए तो वो चीज उसके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी। मैंने अपनी डायरी में कोई लिखी है ऐसा कोई जुर्म कि मैंने ऐसा किया है और मैं अगर नहीं पाया गया, मैंने किसी बंदे को पैसे देने थे और वो डायरी उनके हाथ लगी, क्योंकि देखिए जी डायरी में हमारे बारे में लिखा है, तो अगर मैं नहीं पाया गया, मर गया, पागल हो गया या कहीं शहर से कहीं और चला गया तो फिर मेरी वो बात माननी जाएगी। चौथा है कि अबाउट इंफॉर्मेशन पब्लिक राइट। कोई पब्लिक राइट, पब्लिक के कस्टम के मुताल्लिक कोई भी चीज जो होगी कि जो किसी बंदे ने कही हो और वो शख्स मर गया हो या पाया ना जाता हो तो उसकी बात वो माननी जाएगी। 46(5 में ब्लड रिलेशन के मुताल्लिक भी किसी की लिख पढ़ जो है वो माननी जाती है। किसी ने अपनी डायरी में लिख दिया कि ये फलां फलां का लगता है तो उसकी बात माननी जाएगी। 46(6 के अंदर जो है कि जो खानदानों के मुताल्लिक जो विल्स वगैरह होती हैं ये भी माननी जाती हैं। 7 में ये कहा गया कि जो राइट होते हैं, जो हकूक होते हैं, उनको डिनाइल करना, जो पैराग्राफ ए में है आर्टिकल 46 के, उनको भी हम मान सकते हैं। 8 में यह है कि 46(8 में कि फीलिंग्स ऑफ सेवरल पर्सन, मुख्तलिफ लोगों की फीलिंग्स भी रेलिवेंट होती है। कि हम ये कहें कि सबके सब लोग के यार हमारी फीलिंग ये कि जिस वक्त वो इस तरह बात कर रहा था ना वो शख्स, तो हमें लग रहा था कि बड़ी परेशानी में था, उसके पीछे को खतरा था, तो हमारी ये फीलिंग रेलिवेंट बन जाएगी। अब हम पढ़ रहे 47 रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन एविडेंस फॉर प्रूविंग। तो 47 है एविडेंस इन सबसीक्वेंट सूट। लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा कि क्या पहले की गवाही, एक शख्स की पहले की गवाही उसी केस के बाद के हिस्सों में इस्तेमाल हो सकती है? आप कहेंगे हाँ हो सकती है, मगर उस पर जरा की गई हो, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ हो, तब वो इस्तेमाल हो सकती है। अब है हमारे पास 48
कि एंट्रीज इन बुक्स, 48 ये कहती है कि जो खाता जात होते हैं ना, उनके अंदर कोई अगर हम कोई लिख पढ़ कर ले तो वो रेलिवेंट है, मगर वो पक्का सबूत नहीं है कि हम उसी की बुनियाद पे फैसले कर दें। तो वो जो एंट्रीज इन बुक है, खाता जात में जो हम एंट्रियां करते हैं, वो रेलिवेंट होती है, उसको मानना जाता है, मगर उसकी बुनियाद वो हतमी सबूत, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती। 49 है कि एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड, ड्यूटी के दौरान कोई भी शख्स पब्लिक रिकॉर्ड में जो कुछ लिखता है उसकी वो बात रेलिवेंट होती है, वो मानी जाती है। मैंने कहा था ना कि 18 से 69 तक, अब देखो 69 भी नहीं आए, सारे के सारे रेलिवेंट पढ़ रहे हैं ना, जो चीज भी हम करें रेलिवेंट, एडमिशन रेलिवेंट, कन्फेशन रेलिवेंट, फला चीज रेलिवेंट, वो सारे रेलिवेंट चल रहे हैं। 50 वो कहता है कि मैप, चार्ट, प्लान वगैरह इनमें कोई बातें की गई हों रेलिवेंट होगी। 51 में कि स्टेटमेंट इन पब्लिकेशन गजट, कोई बयान पब्लिकेशन, कोई छपाई में, कोई रिसाले में, कोई जो गजटेड ऑफिसर जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो रेलिवेंट होते हैं। 52 में कहा कि स्टेटमेंट इन फॉरेन लॉ बुक, जो बाहर की कानूनी किताबें हैं उनमें जो उस मुल्क का कानून लिखा होता है वो रेलिवेंट है। देखो कितना ईजी है कि सब चीजें मैंने क्या कहा, 18 से 69 तक आंखें बंद करके कहते जाना रेलिवेंट रेलिवेंट, मगर उनकी शरायत पूरी हो। 53 है कि स्टेटमेंट इन काउंटर पार्ट, काउंटर पार्ट का मतलब है कि खतो खिताबत के अंदर जो हम बातें करते हैं, मैंने एक खत में लिखा मैं 50 लाख का मकान बेच रहा हूं, दूसरे ने कहा यार मैं 50 लाख का तो नहीं लेता, आप इस तरह 30 लाख का कहें, मैंने दूसरा खत उसको लिखा 30 नहीं हम यूं करते हैं 40 कर देते हैं, वो खत लिखता है कि नहीं 40 नहीं 35 में कर लेते हैं, मैं कहता हूं चलो ठीक है 35 सौदा डन। अब ये जो हमारी गुफ्तगू काउंटर पार्ट में चल रही, काउंटर पार्ट करते हैं मैं उसको भेज रहा हूं, मुझे भेज रहा हूं, मुझे भेज रहा हूं, मैं उसको भेज रहा हूं, ये रेलिवेंट हो गया। 54 कोर्ट जजमेंट बार नेक्स्ट ट्रायल, कोर्ट की जजमेंट है वो भी रेलिवेंट है, वो बार कर देती है कि नए ट्रायल को। अगर अदालत ने एक बाज़ाब्ता फैसला दे दिया और उसके तो उसका जो फैसला है, अब उस फैसले को हम झुटलाकर नया केस नहीं कर सकते, हाँ अपील कर सकते हैं, बड़ा कीमती अपील कर सकते हैं उस फैसले को। ये नहीं कहेगा हम नहीं मानते इस फैसले को, मैं तो नया केस दोबारा कर रहा हूं, तो वो बार कर देगा न्यू ट्रायल को, हाँ अपील कर देंगे। आगे है जजमेंट इन प्रोबेट, जो कि वसीयतें वगैरह होती हैं उनकी जो जजमेंट होती है तो वो भी रेलिवेंट मानी जाती। 56 है कि रेलिवेंट अदर देन 15, जो 55 के अंदर आया ना तो उनके अलावा जो बाकी मामलात होते हैं ये भी रेलिवेंट है। मिसाल के तौर के ऊपर कि ये रेलिवेंट होगा कि मेरा प्लाट इस जगह के ऊपर है, तो मैं दूसरे बंदों की मलकियत देखकर भी तुम्हारा प्लाट कितनी वैल्यू का है, उनकी प्लाटों की मालियत की बुनियाद पर अपने प्लाट की कमर्शियल जो वैल्यू निकालूंगा तो ये रेलिवेंट बात मानी जाएगी। मैं ये कह दूं ठीक है मेरा प्लाट 1 करोड़ का है, तो लोग कहेंगे भाई तुम्हारे प्लाट में ऐसा क्या है, मैं बाकियों का भाई चेक कर लो, उनका भी 1 करोड़ का, तो मेरे प्लाट में ऐसा क्या है, तो ये कमर्शियल वैल्यू। 57 अदर देन 54 टू 56 मस्ट इफेक्ट इन इशू रेलिवेंट, उसने कहा जो 54 से लेके 56 तक, जो 54 से लेके 56 तक जो है ना, इनके अलावा कोई और बात भी हो मगर वो बात फैक्ट इन इशू हो या रेलिवेंट फैक्ट हो, या तो असल वकुआ हो या वकुआ से मुंसलिक हो, वो रेलिवेंट होगा। उसके बाद है कि जजमेंट बाय फ्रॉड या कोल्यूशन, इसमें यह कहा कि अगर कोई शख्स फ्रॉड के जरिए, जबर के जरिए, धोखाधड़ी के जरिए से, गलत बयानी के जरिए से कोई जजमेंट हासिल कर लेता है, कोई फैसला हासिल कर लेता है, तो उसको हम प्रूफ कर सकते हैं, अदालत में प्रूफ कर सकते हैं। फिर है हमारे पास आगे 59 एक्सपर्ट ओपिनियन, बड़ा अहम है। 59 है हमारे पास कि एक्सपर्ट ओपिनियन किसको कहते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन कहेंगे कि अगर कोई शख्स या तो साइंस या आर्ट्स या फॉरेन लॉ, फिंगरप्रिंट, हैंड राइटिंग, किसी भी चीज का जो एक्सपर्ट होगा उसकी राय माननी जाएगी। देखें हैंड राइटिंग एक बंदे की चेक करवाएं कि इसकी है या नहीं, फिंगरप्रिंट चेक करवाएं जाए इसकी है या नहीं, कोई साइंस का एक्सपर्ट हो उससे पूछे ये मेडिसिन किस चीज की है, तो वो उसकी बात माननी जाएगी। सर डॉक्टरों की MLC माननी जाती है, मौत के मुतालिक उनकी शहादतें माननी जाती हैं। 60 है कि एविडेंस अपॉन एक्सपर्ट ओपिनियन, कि जो एक्सपर्ट ओपिनियन के ऊपर जो हम एविडेंस लेकर आते हैं
तो वो भी हमारे लिए क्या होते हैं कि वो भी रेलिवेंट होंगे। मिसाल के तौर के ऊपर गवाह कहते हैं कि इसने फला पिस्टल से जो है ये गोली दाईं तरफ से 20 फुट के फासले से मारी, और एक्सपर्ट ओपिनियन भी यही कहता है कि हाँ ये दाईं तरफ से फला पिस्टल से 20 फुट के फासले से मारी। तो अब उस एक्सपर्ट ओपिनियन की बात एविडेंस से मैच हो गई, अब ये बात और स्ट्रांग हो गई। इसमें ये कहा गया 61 में है कि हैंड राइटिंग बाय पर्सन नोन। 60 में यह कहा गया कि देखो ऊपर तो था 59 में कि एक्सपर्ट ने हैंड राइटिंग देखी थी, मगर यहां पे 61 में यह कहा गया ये जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट ही उस राइटिंग को देखे, वो शख्स भी बता सकता है जो ये जानता हो कि इसके सामने लिखी। मिसाल के तौर पर मेरे सामने एक मेरा दोस्त बैठ के कोई किसी को खत लिख रहा है और वो खत मेरे सामने बैठा लिख रहा है, मैं उसको देख रहा हूं और वो उसके ऊपर नीचे इसने एक निशान बनाता है, अपने सिग्नेचर करता है, कुछ इस तरह की मार्क लगा देता है। तो बाद में अगर मुझसे पूछा जाए कि ये राइटिंग तुम पहचानते हो, जी मैं पहचानता हूं, उस टाइम मैं साथ बैठा था, ये मेरे सामने बैठा इस तरह लिख रहा था, तो मेरी बात माननी जाएगी, रेलिवेंस हो गई। 62 ओपिनियन ऑफ राइट या कस्टम। कोई राइट हो, कस्टम हो, ये तमाम चीज उसका जो नजरिया होगा ये रेलिवेंट होगा। जैसे पानी देने का तरीका, कि कोई कहे कि जी ठीक है जी, मैं ये कहूं कि हमारे गांव में तो 20 साल से पानी जो है हम एतवार के एतवार लगाते हैं खेतों को, तो ये कस्टम है, ये माना जाएगा। 63 है कि ओपिनियन ऑफ यूसेजेस या टेनेट, अकीदों के मुतालिक, रस्म व रिवाज के मुतालिक, मारूफ कवानीन के मुतालिक बातें रेलिवेंट होगी। 64 है ओपिनियन ऑफ रिलेशनशिप, नजरिया कि एक दूसरे का नजरिया क्या है, एक दूसरे की शादी एक दूसरे से है या नहीं। तो अब बंदे ये बताएं कि उनकी, अब बंदों का ओपिनियन ये कि यार जिस टाइम भी हमने लोगों को देखा ना, ये हमें इतने क्लोज नजर आते थे कि बहन भाई तो इतने क्लोज नजर नहीं होते, इनकी हरकत और सकनात में यूं लगती थी कि ये या इनका कोई ना कोई जो है लव का या कोई मियां बीवी वाला रिलेशन है, तो ये बात माननी जाएगी उनकी। अब है हमारे पास 64, हाँ, मगर इसमें एक अहम चीज है, इसमें यह कहा गया कि इनके मुतालिक 64 में यह बात नहीं मानी जाएगी। वो क्या है कि डाइवोर्स एक्ट जो है 1869 और जो सेक्शन है 494 और 495 पीपीसी की, उनके मुतालिक जो है हम ये ओपिनियन नहीं मानेंगे। देखो बड़ा कीमती कि 64 में हम ओपिनियन मान लेंगे रिश्तों के मुतालिक, मगर डाइवोर्स एक्ट 1869 उसका और पीपीसी के सेक्शन 494 495 इनके मुतालिक ओपिनियन नहीं माना जाएगा। 65 है कि ग्राउंड या एक्सपेरिमेंट ऑफ ओपिनियन, ये भी रेलिवेंट है। हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हैंड राइटिंग चेक करने के लिए या कोई मेडिसिन चेक करने के लिए, कोई ओपिनियन नजरिया देने के लिए, तो जो हम उस एक्सपेरिमेंट या ग्राउंड को लेके चल रहे हैं वो ग्राउंड भी रेलिवेंट है। मुझसे पूछा जाएगा भाई तुम्हें किस तरह पता कि इस मेडिसिन का फार्मूला ये है, तो मैं क्या कहूंगा, मैंने ये वाले केमिकल मिलाए, एक्सपेरिमेंट किया, तो ये मुझे ये चीज मिली, तो वो रेलिवेंट मानी जाएगी। अब है हमारे पास 66 से 69 करेक्टर व्हेन रेलिवेंट। इसमें मैं सिर्फ एक ही बात बता दूं, सिविल केसेस में बैड करेक्टर गुड करेक्टर कोई रेलिवेंट नहीं होता सिविल केसेस में। क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड करेक्टर रेलिवेंट होता है बस। सिविल केसेस में बैड करेक्टर या गुड करेक्टर का कोई ताल्लुक नहीं। कोई ये नहीं कह सकता भाई ये तो है ही धोखेबाज, फला करता, नहीं भाई तुम्हारे साथ इसने ऐसा क्या किया। हाँ वो एक अलग एक फ्रॉड का केस निकला जो क्रिमिनल केस हो, वो अलग चीज है, मगर क्रिमिनल केस में प्रीवियस गुड करेक्टर रेलिवेंट है। यानी हम जब किसी की जमानत करवाते हैं ना, तो हम ये क्या कहते हैं वहां पर कि सर इसका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है, ये पहले से कोई मुजरिम नहीं है, तो प्रीवियस गुड करेक्टर है उसका कि पहले से मुजरिम नहीं है, तो वो रेलिवेंट है। हाँ एक और चीज, लॉ गेट में आपसे पूछा कि जो प्रीवियस कन्विक्शन है, किसी को पहले सजा हुई हो, तो वो रेलिवेंट बनेगी। आप कहेंगे हाँ। अगला मुखालिफ वकील कहेगा सर ये पहले भी चोरी में पकड़ा गया है, इसको सजा हुई है, तो वो रेलिवेंट बन जाएगी। तो सिंपल वर्ड में एडमिशन जो सिविल केसेस में
गुड करेक्टर या बैड करेक्टर कोई मैंने नहीं रखता। क्रिमिनल केसेस में प्रीवियस गुड करेक्टर भी रेलिवेंट है और प्रीवियस कन्विक्शन जो कि पिछली सजा होती वो भी रेलिवेंट होती है। 70 कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रूव्ड बाय ओरल। उसने ये कहा 70 में कि जो ओरल जो है डॉक्यूमेंट, सिंपल वर्ड में बस मैं आपको ये बता दूं इसमें कि इसमें ये कहा गया कि एक दस्तावेजी, मैं पहले भी बता कर आया हूं कि दस्तावेजी शहादत को दस्तावेजी शहादत से ही जुटलाया या प्रूफ किया जाता है, ओरल एविडेंस से नहीं किया जाता। अब 71 में यह कहा गया कि एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। मस्ट बी डायरेक्ट इसका मतलब क्या, बड़ा कीमती, जो ओरल एविडेंस होता है ना वो डायरेक्ट होना चाहिए। एक ऐसा वकूआ जिसका ताल्लुक देखने से था तो वो बंदे की बात माननी जाएगी जो कहेगा हाँ मैंने अपनी आंख से देखा, ये नहीं कहेगा मेरे हमसाये ने अपनी आंख से देखा, उसने मुझे बताया तो मैं बता रहा हूं, ये चीज नहीं। जिस वकूए का ताल्लुक देखने से था वो कहे मैंने अपनी आंख से देखा, जिसका सुनने से था कहेगा मैंने अपने कान से सुना, जिसका चखने से था वो कहे मैंने अपनी जुबान से चखा, जिसका छूने से था वो कहे मैंने खुद छूकर इसको देखा। ये डायरेक्ट होना चाहिए। 72 से 84 तक है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। 72 से 84 तक क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब हम 72 में पढ़ते हैं कंटेंट प्रूव्ड बाय प्राइमरी सेकेंडरी। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ना, जो दस्तावेजी शहादत है, याद रखना इसमें पिक्चरें, इसमें सिंबल, इसमें मार्क, इसमें अलामतें, इसमें लेटर, इसमें हिंस से, इसमें हर चीज आती है जो कि लिखावट से बनती हो या पिक्चर से बनती हो। तो इसमें कहा 72 में कंटेंट प्रूव्ड बाय प्राइमरी सेकेंडरी। लागत में आपसे पूछेगा जो कंटेंट होती है यानी तहरीर होती है दस्तावेज की, उसको हम किस किस जरिए से प्रूव कर सकते हैं, आप कहेंगे तो प्राइमरी से या सेकेंडरी से। 73 में आपसे कहेगा प्राइमरी डॉक्यूमेंट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आते हैं। प्राइमरी कहेंगे या तो वो खुद जो चीज है वो खुद प्राइमरी डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने खत लिखा तो जो मेरी हाथ की तहरीर वो खत जो है वो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, या प्रिंटिंग के जरिए निकाला गया प्राइमरी डॉक्यूमेंट है कि मैंने कंप्यूटर में कोई डाटा सेव किया हुआ है, अब मैं उसके प्रिंट निकाल रहा हूं कंप्यूटर से, एक ही मैकेनिकल प्रोसेस से निकाल रहा हूं, तो ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट। लिथोग्राफी यानी पहले जमाने के अंदर के जो बैनर कपड़े के छपते होते थे उसका सांचा बनाते थे, उसको फिर उसमें स्याही डालते, वो लिथोग्राफी, ये भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट। फोटोग्राफी भी प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, मैंने किसी का फोटो खींचा तो फोटो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। 74 सेकेंडरी डॉक्यूमेंट किसको कहेंगे, जो सर्टिफाइड कापियां हैं, कि जो आप हस्बे ज़ाब्ता लेते हैं सर्टिफाइड कापियां, ये सारी की सारी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होती हैं कि आप उसकी फोटो कापी वो आपको दे देते हैं, उस पर मोहर लगा देते हैं कि ये सर्टिफाइड कापी है, मैंने मुवाजना करके देखी, ये जो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कहलाएगी। फोटो कापी, ये है फोटोग्राफी, नीचे है फोटो कापी, जो फोटो कापी हम कराते हैं फोटो कापी वाली मशीन से, फोटो स्टेट वाली मशीन से, वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट। ये ओरल सीन, ये भी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है, किसी शख्स ने किसी को ओरल बयान है कि मैंने इसको लिखते देखा था, ये वो भी सेकेंडरी डॉक्यूमेंट है। मैं कोई चीज लिख रहा हूं और दूसरा बंदा देख रहा है, अदालत में बयान दे मैंने अपनी आंखों से देखा, ये तहरीर तो इसने लिखी थी, वो सेकेंडरी डॉक्यूमेंट बन जाएगी। 75 प्रूफ मस्ट बी बाय प्राइमरी। लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि सबसे बेहतर प्रूफ क्या है, आप कहेंगे बेहतर प्रूफ ये कि आप उसको प्राइमरी डॉक्यूमेंट से दें। 76 केसेस व्हेन सेकेंडरी एविडेंस आर अलाउड। 76 में कहा कि इनके अंदर सेकेंडरी एविडेंस अलाउ किया जाएगा। अब वो 76 कौन कौन से हैं, तो जब ये वाकया बन जाएं तो फिर आप क्या करेंगे, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पहला कि इसमें ये कहा कि प्रोसेस अगेंस्ट ऑफ पार्टी, आप किसी पार्टी के अगेंस्ट कोई चीज दे रहे हैं और वो आपको नहीं दे रहा, वो क्या चीज, इसका डिटेल आप ना उसमें जरूर देखना, ये बड़ा कीमती है। मैं फिर भी आपको चलो यहां पे बता रहा हूं कि एडमिटेड इन राइटिंग बाय अगेंस्ट, यानी कोई शख्स उसके खिलाफ कोई राइटिंग है। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि 76 के सेकेंडरी डॉक्यूमेंट जो है वो कब कब दिए जा सकते हैं, बड़ा कीमती है। तो इसको देखिए सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कब दिए जा सकते हैं, या तो कि जो प्राइमरी है वो उसकी पोजेशन में है जो आपका मुखालिफ है, जो मेरी मुखालिफ पार्टी है, मेरा असल प्राइमरी है उसी के पास, तो मैं सेकेंडरी उसकी फोटोकॉपी दूंगा, या जो
राइटिंग के जरिए से दूसरे ने मान लिया हो कि ठीक है जी मैं मानता हूं कि ये बात सही है, उसका सेकेंडरी दिया जा सकता है, या डिस्ट्रॉय हो जाए, आपसे असल जो है गुम हो जाए, सैलाब में बह जाए, आप दे सकते हैं। या फिर बलक्की हो, बहुत भारी हो, हम उसको उठा ना सकते, जैसे पहाड़ पे कोई चीज लिखी है हम उसको नहीं उठा सकते, तो हम उसको वो बलक्की, ये पहाड़ की मिसाल ना ले, वो पहाड़ की ले लेंगे नॉन मूवेबल, उसमें आ जाएगी कि ऐसी चीज जो नॉन मूवेबल हो, जैसा पहाड़ है उस पर कोई चीज लिखी है तो हम उसकी फिर अब तस्वीर बना के ले जाएंगे, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। बलक्की यानी इतना ज्यादा मवाद है कि वो बिखरा पड़ा है बहुत से दस्तावेजात में, तो वो बलक्की है, तब उसका हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट लेके जा सकते हैं। फिर ये पब्लिक कोई सर्टिफाइड कापियां हो, उनका भी हम उनकी फोटो कापियां इस्तेमाल कर सकते हैं। या न्यूमरस इन अकाउंट हो, यानी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो कि जो बहुत से खातों में लिखा हो, फिर हम उसकी 5-6 सफ़ों के ऊपर जो है सेकेंडरी कॉपी बना लेंगे, उसकी रिपोर्ट बना लेंगे कि इनके अंदर सारा इनका निचोड़ ये है, तो हम आगे पेश कर सकते हैं। या फिर जुडिशियल जो रिकॉर्ड होते हैं, हम अदालत की जो चीज़ें होती हैं, कि हम ओरिजिनल अदालत से ले सकते हैं? नहीं, बल्कि हम क्या करते हैं, उसकी सेकेंडरी लेते हैं, हस्ब ज़ाब्ता उसकी लेते हैं। 77 है रूल एज टू नोटिस। उसमें यह कहा गया कि नोटिस की जहां पर जरूरत होगी, सिंपल, वहां आप नोटिस भेज सकते, जहां पे जरूरत नहीं होगी वहां पे नोटिस की जरूरत नहीं है, ये इतना ज्यादा कीमती नहीं है। आगे है कि 78 प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, कि सिग्नेचर हैंड राइटिंग मस्ट बी प्रूफ्ड। ठीक है, कि जो हैंड राइटिंग वगैरह जो है वो हमें मस्ट बी प्रूव्ड होनी चाहिए। मिसाल के तौर के ऊपर, अब एक बंदा कहता है कि ये मेरी राइटिंग नहीं है, या कहता है मेरी राइटिंग है, तो उसको मस्ट बी प्रूफ्ड, अदालत कहेगी लिख के दिखाओ, तुम कहते हो ये मेरी लिखाई लिख के दिखाओ, तो उसकी लिख के दिखाएंगे तो ये मस्ट बी प्रूव्ड होगी। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अटेस्टेड, प्रूफ ऑफ अटेस्टेड रिक्वायर्ड बाय डॉक्यूमेंट, इसमें यह कहा गया कि ऐसे डॉक्यूमेंट के जो अटेस्ट होना जरूरी हो, उनको हम कैसे प्रूफ करेंगे, उनको हम उन बंदों के जरिए प्रूफ करेंगे जिन्होंने इसको अटेस्ट किया था। उसके बाद है कि 80 व्हेन अटेस्टेड विटनेस नॉट फाउंड, जब अटेस्टेड विटनेस पाए ही ना जाएं, फिर हम क्या करेंगे, तो हमें अदालत में साबित करना होगा कि ये तो फोत हो चुके हैं, या वो मिल ही नहीं रहे, या पागल हो चुके हैं, या बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तब 81 एडमिशन सफिशिएंट ऑफ अटेस्टेड एग्जीक्यूशन, जिसने कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया हो, उसका इस्तेमाल किया हो, उसका काबिल बयान के हाँ जी, यानी कि बंदा सिंपल वर्ड में कहे ठीक है जी मैंने ये डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया हुआ है, उसका एडमिशन सफिशिएंट प्रूफ है। 82 प्रूफ व्हेन डिनाइड बाय अदर वेज, कि जब वो कहता है कि अगर कोई शख्स डिनाई कर जाए, मैं बंदे को लेकर आया, 2 बंदों को, ठीक है जी ये डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट किए थे, वो कहेंगे हाँ जी हमने किए थे, अदालत में जाके मुकर जाए, तो अब मुझे और जराए से साबित करना पड़ेगा, ये नहीं कि वो मुकर गए तो मैं बिल्कुल मारा गया, नहीं, अदालत क्या कहेगी, आप कोई और जरिए से इसको प्रूफ कर लें। 83 नॉन अटेस्टेड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट कि जिनको अटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर हम उनको कैसे प्रूफ करेंगे, उनको फिर वैसे ही प्रूफ कर देंगे, उनके लिए उन बंदों को लेके आने की जरूरत नहीं है कि जो अटेस्ट करते हो, बड़ा कीमती। लागेट में कहेगा कि जिन डॉक्यूमेंट को कानून कहता है इसकी अटेस्ट की जरूरत है ही नहीं, उनको हम कैसे प्रूफ कर देंगे, हम उनकी ओरिजिनल ले जाएंगे, भाई यही है, तो वो प्रूफ हो जाएंगे। 84 कंपेयर सिग्नेचर ऑर्डर बाय कोर्ट, इसमें यह कि अदालत सिग्नेचर को, राइटिंग को कंपेयर करवाने के लिए हुक्म दे सकती है कि आप ये सिग्नेचर मुझे करके दिखाएं कि सिग्नेचर किस तरह आप करते हैं, तो फिर उसके सिग्नेचर जो होंगे वो अदालत करवाने का ऑर्डर दे सकती है, ऑर्डर बाय कोर्ट। 85 से 89 पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब मैं यहां से बताता हूं, 85 से 89 जो है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। निकाहनामा पब्लिक डॉक्यूमेंट है, या वो डॉक्यूमेंट जो सवीरियन अथॉरिटी के पास हो, ऑफिशियल बॉडी के पास हो, ट्रिब्यूनल के पास हो, पब्लिक ऑफिसर के पास हो, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव,
ये किसी भी फॉरेन कंट्री के जो डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा पब्लिक रिकॉर्ड कीप्ड इन पाकिस्तान, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा जुडिशियल प्रोसीडिंग के पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं, जो पब्लिक सर्वेंट अपने पास रखता है पब्लिक डॉक्यूमेंट है। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो हैं जिन पे डिस्प्यूट ना हो, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। 86 है कि प्राइवेट डॉक्यूमेंट कौन से हैं, इनके अलावा जो 85 में बताए उनके अलावा सारे जो है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे मेरी डायरी, किसी की अपनी राइटिंग, किसी की अपनी कोई लिख पढ़ वो स्कैन जो है वो प्राइवेट डॉक्यूमेंट है। 87 है कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जो पब्लिक ऑफिसर फीस लेने के बाद जो बाज़ाब्ता तरीके से तहरीर करके देता है, उसके साथ बतौर सर्टिफिकेट देगा। यानी इसमें यह कहा गया कि जब हम सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं ना किसी से, निकाहनामे की हमने सर्टिफाइड कॉपी ली, तो वो निकाहनामे की कॉपी निकाल कर वो उस पर मोहर लगा देगा, नीचे लिख के देगा कि ये जो मैं निकाहनामे की दे रहा हूं, मैं इस पर मोहर लगा रहा हूं, और ये सर्टिफाइड कॉपी लिख के देगा। उसके बाद है हमारे पास 88 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी, हम सर्टिफाइड कॉपी के जरिए से डॉक्यूमेंट को प्रूफ कर सकते हैं, ये कहा गया। 89 है प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट, दूसरे पब्लिक डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, ये है 89। यहां पे आया 89 तक, ये आखिरी है। इसमें कहा कि प्रूफ ऑफ अदर पब्लिक डॉक्यूमेंट, दूसरे पब्लिक डॉक्यूमेंट को हम किस तरीके से प्रूफ करते हैं। सिंपल सा वर्ड, उनके जो हेड ऑफिस के पास जो रिकॉर्ड होता है उनके जरिए से हम उसको प्रूफ करते हैं। 90 प्रिजम्पशंस, 90 से 101 तक है प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट। अदालत डॉक्यूमेंट के मुतालिक क्या मानेगी, अब यह है शेल और मे का लफ्ज। यहां पे आएगा प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट। अदालत के पास जब हम सर्टिफाइड कॉपी लेके जाएंगे, अब अदालत नखरे नहीं करेगी वे मुझे क्या पता आपने लिया है या नहीं, बल्कि वो क्या कहेगी, ठीक है जी आप सर्टिफाइड कॉपी लाए हैं। प्रिजम्पशन क्या है, क्यास यही है, गुमान यही करती हूं, उम्मीद यही लगाती हूं, ये सही है। तो अदालत उसको शेल के साथ, लागत में कहेगा मे के साथ नहीं, शेल के साथ उसको सच्चा मानेगी। फिर है 91 प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज ए रिकॉर्ड। वो कहता तमाम जितने रिकॉर्ड होते हैं उनकी जो रिपोर्ट होती है उनको जो अदालत है वो शेल के साथ क्या करेगी, उनको सच्चा मानेगी। 92 है कि शेल के साथ दस्तावेज की शहादत क्या जो कानून के तहत रखे गए हों। किसी बंदे के पास कानूनी तरीके से कोई रिकॉर्ड रखा गया हो, जैसे रिकॉर्ड दफ्तर होते हैं, तो उनके अंदर जो रिकॉर्ड होते हैं अदालत उनको शेल के साथ, मेनी शेल के साथ सच्चा मानेगी। उसके बाद है 39 के प्रिजम्पशन एज टू मैप प्लान, जो प्लान मैप नक्शे वगैरह जो गवर्नमेंट छापती है, अपनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या हमारी फेडरल गवर्नमेंट, वो सच्चा मानने जाएगी प्रिजम्पशन उस शेल के साथ। 94 प्रिजम्पशन, वो कहता कि अदालती जो फैसले होते हैं उनकी जो सर्टिफाइड कॉपी होती है उनको अदालत शेल के साथ सच्चा मानेगी। 95 है हमारे पास के हर तरह के मुख्तियारनामे, नोटरी पब्लिक जो अटेस्ट करके देता है नोटरी पब्लिक, वो शेल के साथ सच्चा मानेगी। 96 में मे का लफ्ज आता है कि अगर फेडरल तर्ज के जात अगर हो के प्रिजम्पशन एज टू सर्टिफाइड कॉपी ऑफ फॉरेन जुडिशियल रिकॉर्ड, फॉरेन जुडिशियल जो रिकॉर्ड है, गैर मुल्की को जुडिशियल रिकॉर्ड है, तो अदालत चाहे तो उसको सच्चा मान सकती है। 97 प्रिजम्पशन एज टू बुक मैप चार्टर, ऊपर था गवर्नमेंट ने जो छापे हों गवर्नमेंट की कस्टडी में, यहां पे है कि जो एक आम पब्लिकेशन के जरिए हम छापते हैं, अदालत चाहे उनको सच्चा मान सकती है। 98 प्रिजम्पशन एज टू टेलीग्राफिक मैसेज, के टेलीग्राफिक मैसेज को अदालत चाहे मे के साथ मान सकती है कि ठीक है टेलीग्राफिक मैसेज है जो आया है मैं उसको सच्चा मानती हूं। 99 प्रिजम्पशन एज टू एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रोड्यूस, यानी नोटिस के बाद जो दस्तावेज ना लाए उसे परफेक्ट माना जाएगा। यानी आपको नोटिस जारी किया, आप दस्तावेज को लेके बंदा नहीं लेके आता तो उसको सच्चा माना जाएगा। ये हम 99 तक कर रहे हैं, अच्छा 101 तक है।
प्रिजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, ऐसे डॉक्यूमेंट जो 30 साल पुराने हों उसको अदालत ये मानती कि नहीं ये सच्चे हैं। 101 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 30 ईयर ओल्ड, 30 साल जो पुराने डॉक्यूमेंट की जो सर्टिफाइड कॉपी होगी अदालत उसको भी सच्चा मानती है। अब है हमारे पास 102 और से लेकर 110 तक। 102 से एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट, इनमें सिर्फ ये बताया गया 102 के अंदर ये कहा गया कि एविडेंस ऑफ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट वगैरह, बल्कि इनका मैं आपको ये बता देता हूं। इसमें ये कहा गया एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट, इसमें यह कहा गया कि जो ओरल डॉक्यूमेंट होंगे, इनका निचोड़ ये है, उसको हम नहीं मानेंगे, उसकी बजाय अगर दस्तावेजी शहादत आ जाएगी तब हम मानेंगे। प्लस अगर एक डॉक्यूमेंट की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल क्लियर है तो हम उसकी वही बात मानेंगे जो क्लियर लैंग्वेज बता रही। उसमें लिखा इस शख्स ने जिसने चोरी की इसका हाथ काटा जाए, चोरी साबित हो जिसका हाथ काटा जाए, एक ऐसी लैंग्वेज है जो समझ नहीं आ रही, तब उसके लिए हम तशरीह कर सकते हैं। अब है हमारे पास कि 111 से 113 के फैक्ट विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, वो कहते हैं कि जितने जुडिशियल नोटिसेबल जो फैक्ट होते हैं, 111 कहते हैं जो चीजें अदालत को देखनी चाहिए वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, यानी हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल मिसाल से समझाता हूं। सोमवार वाले दिन शख्स की पेशी थी, उस दिन ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाती है, छुट्टी हो जाती है। वो शख्स अदालत में गया, उसने कहा सर वो छुट्टी थी सरकारी, तो अदालत ये नहीं कि मैं कैसे मानूं छुट्टी थी। तो ये तमाम चीजें, तमाम तरह की गवर्नमेंट छुट्टियां, तमाम तरह की जो है कौमी झंडे, मुल्कों के ताल्लुक, जंगें, कवानीन, दिनों के बारे के अंदर, पब्लिक मोहरों के बारे के अंदर, स्टैंप्स के बारे में, पब्लिक ऑफिसरों के बारे में, ये सारा का सारा रिकॉर्ड जो है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये अदालत की जिम्मेदारी है कि ये अदालत को आने चाहिए। शख्स से अदालत ये नहीं कहेगी, वो कहेगा सर कि फलां जो है ये स्टैंप उस बंदे की है, मैं उससे स्टैंप लगवा कर लाऊं सर्टिफाइड कॉपी। अदालत ये नहीं कहेगी भाई मैं कैसे मानूं ये सर्टिफाइड कॉपी उसने दी है, उसका नाम क्या था, कद कितना था, उम्र क्या थी, कैसी रंगत का था, ये चीजें उसकी शख्स को प्रूफ नहीं करनी, अदालत की अपनी होती हैं। और उसके अलावा 113 के जो एडमिटेड फैक्ट हैं, एक शख्स जो मान ले कि ठीक है ये मैंने काम किया है, अब अदालत ये नहीं कहेगी मैं कैसे मानूं कि तुमने ये काम किया है, तुम इसके बारे में बताओ। अदालत जान छड़वाना चाहती है कि भाई जितनी जल्दी हो ना ये केस मुके खत्म हो, तो जो एडमिटेड फैक्ट होते हैं उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती। 114 एस्टॉपल, वही चीज जो मैंने बताई थी कि मैंने कहा था मेरी बहन का मोबाइल है, वो पैसे शाम को 20,000 पे ले आया, मैंने 40,000 का सौदा कर लिया, वही वाला है कि जब कोई शख्स को आप यकीन दिलाएं और वो उस पर एक्ट ऑन कर ले तो वो स्टॉपल बन जाता है। इसके बाद ये है कि स्टॉपल ऑफ टेनेंट एंड लाइसेंसी ऑफ पर्सन इन पोजेशन, तो 114 से 116 तक स्टॉपल है। तो 115 में ये कहा गया कि जो कोई किराएदार है या लाइसेंस जारी करने वाला है उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते, किराएदार मालिक को ये नहीं कह सकता भाई मुझे तो नहीं, मैं तो नहीं मानता कि आप इसके मालिक हैं, मैं अब आपको किराया नहीं दिया करूंगा, नहीं, स्टॉपल। या जिसने लाइसेंस जारी किया हम उसके मुतालिक नहीं कह सकते भाई मैं तो नहीं मानता कि तुम लाइसेंस जारी करने के अथॉरिटी थे, भाई अथॉरिटी थी तो उसने जारी किया, तुम कौन होते हो। फिर है स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या बेली या लाइसेंस। इसमें सिंपल मिसाल से समझाता हूं 116 में। इसमें यह है कि एक डाकिए को जो एड्रेस दे दिया गया कि तुमने ये पार्सल वहां तक पहुंचाना है, ये बेलमेंट है, उसका काम है वो उस एड्रेस पे पहुंचाए। वो ये नखरे नहीं करेगा जी मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो बंदा है ये एड्रेस पे ये गलत है फलां, इस तरह नहीं कर सकता। उसका काम असल क्या है कि उसी को पहुंचाए। हाँ वो तब कर सकता है कि जब एक ही नाम के दो बंदे हों, दोनों के घर एडजस्ट हों, फिर वो ये कह सकता है कि ये वाला जो है ये इसके नाम का है, तब कर सकता, मगर इतना ज्यादा उनको इख्तियार नहीं होता।
अब है 117 से 127 तक बर्डन ऑफ प्रूफ। 117 से 126 तक बर्डन ऑफ प्रूफ। इसके अंदर मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूं, जो शख्स ये कहे कि मेरी बात माननी जाए, 117 से 126 तक मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो शख्स ये कहे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, सीधी सी बात, एक ही नुक्ता बता रहा हूं, सारे इसमें आ जाएगा। जो शख्स ये कहे कि मेरी बात माननी जाए, उसको प्रूफ देना होगा। मैं कहता हूं ये किताब असल है, तो इसका प्रूफ मुझे देना। मैं कहता हूं मैं वहां पे उस टाइम पे मौजूद नहीं था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे पास है। तो जो शख्स ये चाहे अजर्ट करे कि अदालत मेरी बात माने, तो उसको बर्डन ऑफ प्रूफ देना होगा। या अगर उसने या वो शख्स के जो बर्डन ऑफ जो के सबूत ना दे तो नाकाम हो जाएगा, तो वो भी उसके जिम्मे बर्डन ऑफ प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता है कि अगर मैंने अपने मकान के डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो मैं नाकाम हो जाऊंगा, मकान मेरे हाथ से चला जाएगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे होगा। 127 है कि प्रूफ बाय पर्सन इन एक्टिव स्टेटस। जो शख्स एक्टिव स्टेटस के अंदर होता है ना, कि मिसाल के तौर पर मैं टीचर हूं, तो मैं एक बच्चे से कहता हूं कि मोबाइल मुझे दे दो, वो बच्चा कहता ठीक है सर, मैंने वैसे ही बेचना था, मैं आपको देता हूं। घर जाता, उसके माँ बाप कहते कि नहीं जी ये मोबाइल तो उसने टीचर ने गलत, वो जबरदस्ती उससे लिया है, तो अब बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पे है, जो मैं एक्टिव स्टेट में हूं। क्यों? मैं उस्ताद हूं, बच्चा मजबूर था, तो मुझे साबित करना पड़ेगा कि नहीं, मैंने इस पे जोर जबरदस्ती नहीं की। तो वो शख्स जो ताकतवर हो, एक्टिव स्टेट में हो, उसको साबित करना पड़ता कि जो मेरा लेन देन हुआ है तो मैंने जोर जबरदस्ती नहीं की। लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, इसके अंदर यह कहा गया कि जो 6 माह से जो कम उम्र का बच्चा होता है, तो वो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो जो शख्स है, अब बल्कि मैं आपको उसके अंदर बताया तो मैंने इसके अंदर कि शादी के दौरान 6 कमरी महीने से पहले पैदा होने वाला जो बच्चा होगा, या जुदाई के 2 साल के दौरान, या औरत अगर दूसरी शादी नहीं की होगी, तब बच्चा हलाल का जायज कहलाएगा। देखो, 6 माह से कम ना हो कमरी साल, या शादी होने के बाद 2 साल के अंदर अंदर मगर औरत ने शादी नहीं की दूसरी, तो बच्चा जायज कहलाएगा। ये है 129 भी मैंने पहले बता दिया, कॉम्प्लेक्स अनवर्थी, कि जो शरीके जुर्म था, जो मैंने शुरू में बताया था कि वो इतना दूध का धुला हुआ नहीं है कि हम उसकी बात मान लें, बल्कि उसके ऊपर हमें और भी कोई सबूत लेकर आए कि भाई ये तो खुद शरीके जुर्म था, 5 बंदों के साथ इसने खुद जो है बंदे को कत्ल किया है, हम इसकी बात कैसे मान लें। तो 116 जो 16 था आर्टिकल, और 129 भी मैंने आपको पहले बताया था। 130 से 149 एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इसमें मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस किस तरह होता है। सबसे पहले जो गवाह होता है ना, उसको बुलाने वाली पार्टी को कॉलिंग पार्टी कहते हैं। मैं अपने गवाह को बुला रहा हूं, मैं कॉलिंग पार्टी, दूसरी वाली एडवर्स पार्टी। सबसे पहले उसका एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उससे यह कहा जाता तुम अपनी कहानी बताओ बगैर किसी रोक टोक के कि क्या हुआ था। वो ये शख्स ये कहेगा कि इस तरह हुआ था, इस तरह पूरी जो स्टोरी बता रहा है वो एग्जामिनेशन इन चीफ। अब उस जो उसने बताया उसकी उन बातों पे मुखालिफ एडवर्स पार्टी जो उससे जरा करेगी, उससे पूछेगी कि तुमने कहा था कि मैं 1 बजे वहां पे था, तुम साबित करो तुम किस तरह था। यानी उसके ऊपर जो बाल की खाल निकालेगी ना, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और एक होता है री एग्जामिनेशन, कि मैं अपना गवाह अपने हक में लेकर आया कि मेरे हक में गवाही दो, वो मेरे ही खिलाफ बोलने लग गया, तो अब मैं उसको क्या कहूंगा, होस्टाइल विटनेस। तो अदालत से कहूंगा कि अदालत जी ये जो शख्स है ये केस को बिगाड़ रहा है, ये नहीं कहूंगा कि मेरे खिलाफ गवाही दे रहा है, अदालत कहेगी दे रहा तो दे रहा है, बल्कि क्या कि जनाबे वाला ये शख्स केस को बिगाड़ रहा है, इसको होस्टाइल करार दिया जाए, इसको दुश्मन करार दिया जाए, मुझे भी इससे पूछने दिया जाए। तो जिस शख्स कॉलिंग पार्टी ने बुलाया था वो खुद ही अपने ही गवाह के ऊपर खुद उसको जांच पड़ताल करे, तो उसको होस्टाइल विटनेस कहते हैं। ठीक है, तो एक होता है लीडिंग क्वेश्चन,
लीडिंग क्वेश्चन किसको कहते हैं, इसके अंदर बस मैं आपको यही चीजें अहम है कि लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं कि जो क्वेश्चन हम किसी शख्स को ये बताने के लिए करें कि जिसका जवाब हाँ ना में दे दे, वो लीडिंग क्वेश्चन है। सिंपल वर्ड में लीडिंग क्वेश्चन क्या है, जिसका जवाब हाँ ना में दे, या हम चाहें कि ये हमारी मर्जी का जवाब दे तो उसको लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं किसी से ये कहूं तुम 10 बजे वहां पर थे ना, अब इसका जवाब हाँ ना में दे देगा, हाँ या ना, तो ये लीडिंग क्वेश्चन बन गया। अगर मैं ये कहूं तुम 10 बजे कहां थे, तो ये लीडिंग क्वेश्चन है, अब वो ये बताएगा मैं कहां था। अगर मैं खुद कह दूं तुम 10 बजे मॉडल टाउन में थे ना, तो वो कहेगा हाँ या ना, तो ये लीडिंग क्वेश्चन है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकी नहीं पूछा जा सकता। कहां तक हो गया हमारे पास, ये हो गया। आगे है होस्टाइल विटनेस। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हम अपने गवाह के लिए बुलवाएं और हमारे खिलाफ गवाही दे दे, वो होस्टाइल विटनेस। अब हम अपने गवाह के ऊपर खुद उसके ऊपर जरा करेंगे, उसकी बाल की खाल निकाल लेंगे, उसको होस्टाइल विटनेस। आगे 151 इम्पीचमेंट ऑफ कैरेक्टर। इम्पीचमेंट ऑफ कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि हम दूसरे के गवाह को, उसके किरदार को झंझोड़ेंगे। हमें बस ये करना होता है कि सर जो गवाही दे रहा है ना, झूठा गवाह है, जो हमसे हो सकता है ना हम उसके किरदार को झंझोड़ने की कोशिश करेंगे, उसकी इम्पीचमेंट ऑफ कैरेक्टर करेंगे कि इसकी तो गवाही काबिल कबूल नहीं है, तो झूठा बंदा है, ये तो वहां पे था ही नहीं, तो फलां, यानी इसको इम्पीचमेंट ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। आगे है कि कॉरबोरेशन ऑफ एविडेंस ड्यूरिंग इवेंट्स। तो हम जो 152 जो है वो ये कहता है कि जो कॉरबोरेशन होती है ना एविडेंस की, वो ड्यूरिंग इवेंट हमें देखनी चाहिए कि उस वाक्य के अंदर क्या क्या हुआ था। एक बंदा कहता है कि इस टाइम के ऊपर फलां ने गोली चलाई, तो हम ये देखें गोली के निशान पाए जा रहे हैं, कॉरबोरेटरी एविडेंस ले रहे हैं। वो कहते हैं फलां शख्स यहां पर आया था और वहां पर एक आइसक्रीम वाला खड़ा था, अब हम देखेंगे कि आइसक्रीम वाला खड़ा था, यानी कॉरबोरेटरी, यानी और चीजों से शहादत लेना। आगे है फार्मर स्टेटमेंट फॉर सब्सिक्वेंट में प्रूव्ड ऑफ सेम फैक्ट। वही चीज, अगर आपने एक केस में पहले बयान दिया है तो बाद में वो आपका बयान इस्तेमाल हो सकता है, अगर एक जैसे केस हो। 154 मैटर में बी प्रूव्ड कनेक्टेड विद 46 या 47 आर्टिकल। आर्टिकल 46 और 47 में जो बातें की गई, जो हमने पढ़ी थी, उसको हम प्रूव कर सकते हैं अगर वो कनेक्टेड हो। 155 रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी। बड़ा कीमती है। रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी का मतलब क्या है कि कई मरतबा जो हम किसी बंदे से सवाल जवाब करते हैं, खासतौर पर डॉक्टरों की मिसाल ले लेते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ये ऑपरेशन जो किया था, ये पोस्टमार्टम आपने किया था, तो ये बताएं इसमें ये क्या हुआ था। वो कहेगा जी मैंने तो 2 साल पहले किया था, तो मुझसे आप पूछ रहे हो, मैं तो भूल चुका हूं। तो अब हम उसको कहेंगे अच्छा वो डॉक्यूमेंट हम आपको दिखाते हैं। वो जो डॉक्यूमेंट देखेगा, इसको कहते हैं रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरी। तो मुखालिफ पार्टी को, जो दूसरी पार्टी है, उसको हक होगा कि उस पर क्रॉस कर सकती है, देख सकती है, उस दस्तावेज को दिखा सकती है। तुम उसको कोई नकल शक्ल तो नहीं मरवा रहे हो, उसको कोई वो रिश्वत वगैरह देकर उससे कोई लिख पढ़ अपनी मर्जी के तो नहीं करवा रहे। वो दस्तावेज को चेक कर सकती है कि उसके अंदर कोई तुमने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं लिखी। तो रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी किसको कहते हैं कि एक शख्स को यादाश्त दिलाने के लिए वो डॉक्यूमेंट दिखाए जाएं या वो दस्तावेज दिखाए जाएं कि जिनके ऊपर वो कहे हाँ ये मेरे ही हाथ का लिखा था, मैंने उस टाइम ये लिखा था, ये फला था। रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी कहते हैं। आगे है कि टेस्टिमनी फॉर आर्टिकल 155। वो ये कहता है कि अगर इंदराज का यकीन दुरुस्त हो, 155 में रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरी है ना, तो यानी अगर इंदराज का ये हो कि दुरुस्त है, मिसाल के तौर के ऊपर कि उस टाइम जो डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे थे तो साथ दूसरा जो असिस्टेंट था वो लिख रहा था, तो डॉक्टर साहब ये कहे मुझे पक्का यकीन है कि जो इंदराज कर रहा था दुरुस्त है, तो वो बात माननी जाएगी। आगे राइट ऑफ पार्टी फॉर रिफ्रेशिंग मेमोरी। वो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि दूसरी मुखालिफ पार्टी उसकी दस्तावेज को चेक कर सकती है कि तुम इसको नकल शक्ल तो नहीं मरवा रहे हो। 158 प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट या ट्रांसलेटर। अदालत जो है डॉक्यूमेंट की प्रोडक्शन के लिए ट्रांसलेटर को भी बुलवा सकती है, उसकी इंटरप्रेट भी करवा सकती है, सब कुछ है। 159 कॉलिंग पार्टी मस्ट प्रूव डॉक्यूमेंट कॉल्ड बाय नोटिस। इसमें यह कहा गया कि जो कॉलिंग पार्टी जो डॉक्यूमेंट बुलवाती है, मैं
नोटिस जारी करवाया कि डॉक्यूमेंट मंगवाओ, तो अब मैं ये नहीं कि बाद में अच्छा मैं तो उसको पेश नहीं करता, नहीं, मुझे उसको पेश करना पड़ेगा। और अगर मैंने उसको पेश नहीं किया तो मैं बाद में पेश नहीं कर सकता। तो इन दोनों में यही कहा गया कि कॉलिंग पार्टी प्रूफ किया जाए, और फिर क्या नो अलाउ लेटर इफ नॉट प्रोड्यूस्ड आफ्टर नोटिस। इन दोनों में ये कि अगर मैंने कोई दस्तावेज मंगवाया है तो मुझे वो अदालत में पेश करना होगा। अगर मैंने पेश नहीं किया तो बाद में मैं नहीं कह सकता जी मैं पेश करना चाहता हूं, तो अदालत कहेगी पहले तुमने क्या किया था। उसके बाद है 161 के पावर ऑफ जज टू आस्क एनी क्वेश्चन। जज साहब को फुल पावर होती है, वो जो चाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके क्वेश्चन के ऊपर हम इनकार नहीं कर सकते। ये नहीं कह जज साहब ये नहीं पूछ सकते, जज को फुल अथॉरिटी है। मेरा गला बैठ गया, देखो 2 घंटे से लगा हूं। 162 इसमें है कि नो न्यू ट्रायल ऑन ग्राउंड इम्प्रॉपर। हम ये नहीं कह सकते कि जो ये आपने जो ग्राउंड था, इस ग्राउंड के ऊपर हम नया ट्रायल नहीं कर सकते कि जो आपने उस शख्स के जो एविडेंस लिए थे वो सही तरीका नहीं अपना, यानी तरीके की बुनियाद पर कि तरीका गलत था, यह तरीका मुझे पसंद नहीं आया, यह तरीका बेस्ट नहीं था, इसकी बुनियाद पर नया ट्रायल नहीं हो सकता। हां, जिससे इंसाफ मजरू होता हो फिर हम कर सकते हैं। 163 एक्सेप्टेंस या डिनाइल ऑन ओथ। फाइनेंशियल मैटर में, क्रिमिनल ना हो सिविल, बड़ा कीमती लॉ गेट में आपसे कहा क्रिमिनल मैटर में ओथ के ऊपर फैसले होते हैं, आप कहेंगे नहीं। सिविल मैटर हो फाइनेंशियल मामलात में, उसमें बंदा के ठीक है ये कुरान पाक उठा ले कि ठीक है मैंने ये नहीं लिए तो मैं मान जाऊंगा, तो उसमें हो जाता है। 164 एविडेंस बाय मॉडर्न डिवाइसेस। इसमें का मॉडर्न डिवाइसेस के जरिए आप एविडेंस दे सकते हैं, किसी फेसबुक का, व्हाट्सएप का, कोई आपकी रिकॉर्डिंग वगैरह, वीडियो वगैरह आप दे सकते हैं। 165 ऑर्डर टू ओवरराइड अदर लॉ। इसमें यह कहा गया कि ये जो कानून शहादत ऑर्डर है, इसने बाकी तमाम तरह के जितने भी शहादतों के कवानीन थे उनको खत्म कर दिया। 166 इसने ये बड़ा कीमती है कि इसने रिपील किया है एविडेंस एक्ट 1872 को। तो ये जो हमने आपको लेक्चर दिया ये क्रैश वीडियो का था, इसका डिटेल्ड हमारी यूट्यूब के ऊपर है, तो ये सिर्फ वो स्टूडेंट इस्तेमाल करें कि जिनके पास वक्त नहीं है, वरना डिटेल लेक्चर जरूर देखें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम व सल्लु अलैहि। अल्लाह हाफिज़।